हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने CSS के मेजर प्रोजेक्ट के साथ, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं स्पॉटिफाई की मेन वेबसाइट का क्लोन। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पॉटिफाई की वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैं जेन्युइनली बताऊं तो फर्स्ट टाइम मैंने जो स्पॉटिफाई खोलकर देखा है वो इस प्रोजेक्ट के लिए खोलकर देखा है। इससे पहले मैंने कभी स्पॉटिफाई यूज़ नहीं किया। तो स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेफ्ट की तरफ हमें एक साइड बार दिख रहा है, होम, सर्च, योर, लाइब्रेरी, इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। राइट साइड में हमारे पास ये एक पैनल है जिसके अंदर एल्बम्स हमें दिख रही होती हैं, ऑडियोज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं इसके अंदर, एंड इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ हमारे पास ये एक म्यूजिक प्लेयर टाइप चीज़ खुल जाती है जब भी हम किसी भी ऑडियो को प्ले कर रहे होते हैं। तो इस पूरी वेबसाइट को हम रीडिज़ाइन करके कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लेकर आएंगे, जिसमें हम अपना साइड बार थोड़ा सा रेप्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला ये स्क्रोलेबल चीज़, मेन जो कॉन्टेंट है उसको रेप्लिकेट करेंगे, नीचे की तरफ एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाएंगे। अब मेजर जो इस वेबसाइट का पार्ट होगा उसको तो हम क्लास के अंदर ही करेंगे। एक छोटा सा पार्ट लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क की तरह दूंगी, ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिले जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है CSS के अंदर उन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की। अब मेजर वेबसाइट को हम अभी क्लास के अंदर ही बनाने वाले हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस आएगा माइनर प्रोजेक्ट के कंपेरिजन में यहाँ पर, क्योंकि अभी तक माइनर प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, साइजिंग के लिए मेजरली हमने पिक्सल्स को यूज़ किया था, पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर हम रेम्स को यूज़ करेंगे। रेम को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिलेटिव साइजिंग के टाइम पर, एंड उसके साथ साथ कई सारी ऐसी एक दो एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम प्रोजेक्ट के साथ साथ सीख रहे होंगे। मतलब हो सकता है बीच में जैसे ओवरफ्लो एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम सीखने वाले हैं, पर उसको हम प्रोजेक्ट करने के साथ साथ सीखेंगे। तो यही होता है यूजुअली जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, उसको बनाते टाइम भले ही हमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट पहले से आते हैं, हमें बहुत सारी CSS आती है, हमें बहुत सारी HTML आती है, पर जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नई सीखने को मिलती हैं। तो वो सारी हम प्रोजेक्ट को बनाने के साथ साथ सीखेंगे। इसके साथ साथ माइनर प्रोजेक्ट के टाइम में जो हमने गूगल फॉन्ट्स को यूज़ किया था, जो हमने आइकन्स को यूज़ किया था, वो सारी नॉलेज को हम यहाँ भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ एसेट्स यानी कुछ आइकन्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके, इनको आप आइकन्स कह सकते हैं, इनको आप फोटोज कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके आपको दे रखा है। उस स्टार्टर फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम जो कोड की शुरुआत करेंगे वो कुछ यहाँ पर करेंगे। VS कोड के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम है स्पॉटिफाई क्लोन। इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग फोल्डर है एसेट्स नाम से, ये फोल्डर आपको भी मिल गया डाउनलोड करने के लिए। इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस होंगी। तो ये जो इमेजेस है ये हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेस करने वाले हैं, ताकि हम ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। इसके अलावा हमने एक index.html फाइल बनाई है जो भी कंप्लीटली खाली है, style.css फाइल बनाई है जो कंप्लीटली खाली है। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, हम सिर्फ स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि अच्छे तरीके से CSS को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा चीज़ों को करने का, यानी कोड लिखने का, इसी तरीके के प्रोसेस की हेल्प से आप अपने खुद के भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब जैसे हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, वैसे ही आप चाहें तो अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने खुद के टाइम में। तो एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो इसको आप एज अ ट्यूटोरियल ट्रीट करिए कि आप सीख रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है प्रोजेक्ट को बनाने का, एंड उसके बाद जाकर आपको खुद से अपनी मर्जी का कोई एक अलग, कोई एक स्पेशल, कोई एक यूनिक प्रोजेक्ट भी बनाकर देखना है। अब एक और स्पेशल चीज़, स्पॉटिफाई की ये जो मेन वेबसाइट है, यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को अगर हमें इंस्पेक्ट करना होता है हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लिया, पर यहाँ पर ये जो मेन वेबसाइट है इसको इंस्पेक्ट हम एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जावास्क्रिप्ट की जो हमें अलाउ नहीं करती जब हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आए। तो उसके कई सारे जुगाड़ हैं। जैसे ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ऑलरेडी मैंने यहाँ साइन इन किया हुआ है, तो ये साइन इन के बाद वाला पेज हम कॉपी करने वाले हैं। इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्पेक्ट करके अगर हम कॉपी कर दें तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑलरेडी ओपन रहेगी एंड स्पॉटिफाई का पेज यहाँ पर लोड कर जाएगा। या तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका होता है, बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर हम प्रिवेसी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर हमें जावास्क्रिप्ट को ऑफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम इस वेबसाइट को खोलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, दोबारा से हम जावास्क्रिप्ट को ऑन करेंगे। बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, बट वो भी तरीका होता है ऐसी वेबसाइट्स पर इंस्पेक्ट करने का जो हमें अलाउ नहीं करती इनहेरेंटली इंस्पेक्ट करना। बट हम क्या कर सकते हैं, गूगल के पेज पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड फिर वहां पर अपने इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑटोमेटिकली खुली रहेगी। यहाँ से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को जाकर। तो कुछ इसी तरीके का लेआउट है जिसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं आज। एंड ये एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम ये एक्सप्लोर प्रीमियम का बटन है, जैसे ही हम थोड़ा सा छोटा करेंगे अपनी साइजिंग को, वैसे क्या होगा, ये बटन गायब हो जाएगा।
ऑलमोस्ट एट अराउंड 1000 पिक्सल्स, नियर अबाउट 1000 पिक्सल्स। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें भी हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 4 डिव्स हमारे पास हैं, इसे और छोटा कर दे तो हमारे पास 3 डिव्स रह जाएंगे। तो फ्लेक्सबॉक्स के अंदर ऐसी चीज़ें करना बहुत यूजुअल है, बहुत नॉर्मल है। तो हम अपनी वेबसाइट को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि वो नियर टू स्पॉटिफाई लगे। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ और मैं बता देती हूँ क्लोन को बनाने शुरू करने से पहले, कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं, वो जो क्लोन होता है वो एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसको हम अपने रेज्यूमे में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल रेज्यूमे लायक प्रोजेक्ट होता है। बट हमें कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो क्लोन एग्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसी हमारी वेबसाइट है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट होती है, जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट होगी, अमेजॉन की वेबसाइट होगी, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होगी, ये सारी की सारी वेबसाइट्स को बनाने में बहुत सारा टाइम लगाया है डेवलपर्स ने। ये वेबसाइट्स कई महीने, कई सालों में वैसी बनी है जैसी ये अभी हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए इनका एक एक छोटी से छोटी चीज कॉपी करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर हमें उतना टाइम नहीं लगाना होता। एक अच्छा क्लोन वही होता है जो वेरी सिमिलर लगता है हमारी मेन वेबसाइट से। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट कॉपी हो, पर हाँ मैक्सिमम चीजें अगर हमें सेम सी मिलती हैं, अगर हमें ओवरऑल फील जो है वो अगर सिमिलर सी लगती है मेन वेबसाइट के, तो वो एक अच्छा क्लोन कहलाता है। तो इसीलिए हम भी एक सिमिलर फील वाली वेबसाइट बनाएंगे, ना कि हम एक एक छोटी चीज को बिल्कुल डिटेल में जाकर कॉपी करें, हर एक पेज को जाकर कॉपी करें। हम सिर्फ इसके होम पेज पर फोकस करेंगे टू मेक आवर क्लोन। एंड उसके बाद एक बार जब हमारा एक सॉलिड क्लोन का पूरा कोर तैयार हो जाता है, उसके बाद आपके पास जितना टाइम है या जितना आपका मन है उस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करने का, उस हिसाब से आप स्पॉटिफाई के और डिफरेंट पेजेस के भी क्लोन्स बना सकते हैं। एंड लास्ट में जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो हम उन सबको लिंक कर सकते हैं यूजिंग बटन्स। तो अब शुरुआत करते हैं अपने कोड के साथ। कोड के अंदर सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है index.html के अंदर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे। अब यहाँ पर टाइटल को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये बेसिकली हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। इसके अंदर हम बहुत सारे आइकन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने एक वेबसाइट के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, उसका नाम था फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक जो है उसको हम कॉपी करने वाले हैं। इस लिंक पर हम जाएंगे cdnjs.com लाइब्रेरीज फॉन्ट ऑसम। यहाँ से जाकर ये जो टॉप लिंक है, या तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं या सिर्फ लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पूरा टैग कॉपी कर लेंगे। टैग इसलिए कॉपी किया है ताकि डायरेक्टली इसको हम पेस्ट कर सकें। इसको हमने कर दिया, लंबा सा एक लिंक आएगा, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो एक लंबा सा लिंक आएगा जो हमारे लिए पेस्ट हो जाएगा। इस लिंक की हेल्प से हम फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल जितने भी आइकन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल की बात करते हैं। हमारा जो अभी index.html है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको तो हटा देते हैं, अपने index.html पर आ जाते हैं। अभी हमारा index.html खाली है। अगर हम यहाँ पर टाइटल से स्टार्ट करें तो ये है हमारी मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट के ऊपर टाइटल में हमें दिखाई दे रहा होगा स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। ये सेम चीज हम जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स के अंदर इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने हेड के अंदर जाएंगे तो हेड में टाइटल में ये स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे। एंड यही सेम टाइटल हम अपने डॉक्यूमेंट को देने वाले हैं। इसको कर लेंगे सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब स्पॉटिफाई आ रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये आइकन हमारे पास नहीं आ रहा। एंड आइकन्स को भी हम वैसे ही सिमिलर तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लिंक। रिलेशन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं आइकन, क्योंकि हम एक आइकन को ऐड करेंगे। HRF के अंदर हम अपना लिंक ऐड करेंगे। अब मेरा जो आइकन अवेलेबल है वो हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर कुछ यहाँ पर है। आइकन यानी हमारा लोगो। यहाँ पर हमारा स्पॉटिफाई का लोगो इस फोटो के अंदर है। तो इस फोटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। अब अभी हम कौन सी फाइल के अंदर है, अभी हम index.html फाइल के अंदर है। index.html फाइल के रिलेशन में हमारा आइकन, हमारा लोगो कहाँ पर है, वो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी हमें अपने पेरेंट के किसी चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाना होता है, जैसे index.html के लिए उसका पेरेंट फोल्डर है ये स्पॉटिफाई क्लोन नाम का फोल्डर, और इसके जब मुझे एसेट्स नाम के फोल्डर में जाना है तो जाने के लिए हम लिखते हैं ./ एंड उसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। तो ./assets हम लिखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली VS कोड भी आपके लिए प्रेडिक्ट कर देगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए ये लोगो, जो हमारा स्पॉटिफाई का लोगो है। यहाँ से लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसे कर लेंगे सेव। तो अब यहाँ पर जाकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे index.html पे तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे मेरा स्पॉटिफाई का क्लोन दिख रहा है। इस पुरानी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला टाइटल देखें तो टाइटल से दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल सिमिलर लगेंगी हमें। तो हमने शुरुआत कर दी अपने क्लोन को बिल्ड करने की।
अब हम एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करने वाले हैं अपनी स्पॉटिफाई वेबसाइट के लिए। अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इस वेबसाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 हिस्से? एक हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट मेजर हिस्सा जो यहाँ लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसको हम अपना साइड बार कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। एक हो जाएगा ये वाला हिस्सा जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा मेन कंटेंट निकल कर आ रहा है, और एक हो जाएगा ये नीचे वाला हिस्सा जिसके अंदर बेसिकली हमारे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर हमारा आ रहा है। यानी जो अभी हाईलाइटेड हिस्सा है, एक ही मेरा ये पार्ट है, एक मेरा ये पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा अपना साइड बार डिजाइन किया है। एंड आप थोड़ा सा ऊपर जाके स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन भी हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जैसे हम ग्रिड की बात करते थे। तो ग्रिड के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरा एक लेफ्ट साइड बार है, मेरा एक मेन कंटेंट है राइट की तरफ, और नीचे की तरफ मेरी एक म्यूजिक प्लेयर की जगह। तो ये 3 मेन डिव्स हैं जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कॉन्टेंट जो है समाने वाला है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर अपनी एक मेन डिव क्रिएट कर लेंगे। इस मेन डिव के अंदर हमारा सारा का सारा कॉन्टेंट आने वाला है। इस मेन डिव के अंदर हम 3 पार्टीशन करेंगे। एक पार्टीशन होगा इस हिस्से के लिए यानी मेरे साइड बार के लिए, एक पार्टीशन होगा मेरे मेन कंटेंट के लिए, और एक पार्टीशन होगा हमारे म्यूजिक प्लेयर के लिए। तो उनके लिए हम डिव्स बना लेते हैं। एक को हम देंगे अपना साइड बार, दूसरे डिव को हम क्लास देने वाले हैं, लेट्स कॉल इट मेन कंटेंट, यानी हमारा मेन कंटेंट कहां पर आएगा। एंड तीसरे डिव को हम नाम दे सकते हैं म्यूजिक प्लेयर। तो इस तरीके से 3 डिव्स हमने बना लिए, और एक एक करके हम इन तीनों डिव्स को इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार साइड बार के अंदर आई एम गोइंग टू टाइप साइड बार, म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम यहाँ तो मेन कंटेंट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना म्यूजिक प्लेयर। इसको कर लेते हैं सेव एंड index.html के अंदर जाकर रिफ्रेश। अभी तो ये तीनों डिव्स हैं, इनके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह हमने ऐड नहीं की है। फर्स्ट स्टाइलिंग जिसको हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए हम गूगल फॉन्ट्स को यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर अब वैसे तो एग्जैक्टली ये जो स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर फॉन्ट यूज हुआ है, ये स्पॉटिफाई का अपना कस्टम फॉन्ट है जिस पर उनका कॉपीराइट है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा ही सिमिलर सा दिखने वाला हम एक फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर मोंटसेरेट। तो ये वाला फॉन्ट है जिसको हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स को ऑलरेडी हमें यूज़ करना आता है। इसके हम 3-4 वर्जन्स हैं जिनको ले सकते हैं। लेट्स टेक लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, ये 600 ले लेते हैं, 700 ले लेते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इन 5 फॉन्ट टाइप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, 300, 400, 500, 600, 700। बोल्ड यानी फॉन्ट वेट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने CSS के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यानी यूज़ ऑन द वेब में लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं इन सब को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया index.html के अंदर। हम टाइटल से नीचे जाकर इसे कर सकते हैं पेस्ट। तो 3 लाइंस हमारे लिए पेस्ट हो गई। पहली जो 2 लाइंस है ये प्री कनेक्ट करने के लिए है, यानी ये बेसिकली कह रही है कि आपके पेज के अंदर लोड होने से पहले क्या होगा, गूगल की API से कनेक्ट कर लिया जाएगा, जो APIs आपको गूगल का फॉन्ट सप्लाई कर रही हैं। APIs क्या होती है उनके बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 फाइल्स हम यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम गूगल फॉन्ट के जो फॉन्ट्स हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो कर लिया हमने फर्स्ट काम। अब जिस फॉन्ट टाइप को हमें यूज़ करना था उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये CSS रूल्स टू स्पेसिफिक फैमिलीज हमें दिखाई देगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। style.css के अंदर जाएंगे, हम सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर ऑल, यानी ऑल ये एस्टरिस्क का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने यूज़ कर दिया। इसे कर देंगे पेस्ट, सेव। यहाँ पे जाके ये फॉन्ट ऑसम का लिंक हम क्लोज कर देते हैं, गूगल फॉन्ट्स के लिए लिंक क्लोज कर देते हैं एंड अपने index.html को करेंगे जाकर रिफ्रेश। एंड इसे अगर अब हम इंस्पेक्ट करें तो फॉन्ट एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी style.css को index.html से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाकर लिंक कर देंगे रिलेशन इक्वल्स स्टाइल शीट एंड style.css। इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब फॉन्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। अब जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा हमारी जो फॉन्ट फैमिली है दैट इज़ मोंटसेराट। तो फॉन्ट हमें बहुत डिफरेंट सा दिखाई भी देना स्टार्ट हो गया है। सारी चीज़ें जो हैं उन पर अब हम सेम फॉन्ट अप्लाई कर रहे होंगे।
एंड इनफैक्ट यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर की जगह अगर हम सिर्फ बॉडी टैग भी यूज़ करें तो भी हमारा फॉन्ट जो है वो अप्लाई होगा, तो हम बॉडी टैग के साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग देने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि वो स्पॉटिफाई की इस मेन वेबसाइट जैसा दिखना स्टार्ट कर जाए। हम इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो style.css के अंदर जाकर सबसे पहले तो हम अपनी मार्जिन को कर देंगे सेट टू 0, ताकि बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं वो हट जाएं। तो ये कंटेंट भी बिल्कुल कॉर्नर में जाकर पुश हो गया है। इसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड कलर को हम सेट करने वाले हैं टू ब्लैक। आप सिंपली ब्लैक लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं #000 सेव एंड रिफ्रेश। तो ये ब्लैक कलर हो गया। एंड अपने टेक्स्ट का कलर हम रखने वाले हैं टू वाइट। तो इसके लिए कर देते हैं #FFF सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक ब्लैक डार्क बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने बॉडी टैग के लिए, विच इज ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? जब भी हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है, यानी हमारे पास पेज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या कहीं भी आपको एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ये मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट है जिसमें राइट की तरफ एक स्क्रॉल बार मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से स्क्रॉल किया जा सकता है। इस तरीके का स्क्रॉल बार आपको कई सारी वेबसाइट्स पर दिखाई देता होगा। ये बेसिकली तब होता है जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करता है, यानी जितने हमारे पेज की हाइट है उससे ज्यादा कंटेंट है, तो स्क्रॉल करने के लिए एक स्क्रॉल बार चाहिए। इनफैक्ट हम MDN पर जाकर इस प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं, MDN ओवरफ्लो। CSS के अंदर जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमारे पास कई सारी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो हम ओवरफ्लो को दे सकते हैं दैट इज ओवरफ्लो विजिबल। विजिबल का मतलब होता है अगर हमने कोई भी बॉक्स डिफाइन किया और अगर हमारा कंटेंट उस बॉक्स से बाहर जा रहा है तो सारा का सारा कंटेंट विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन आता है जिससे हमारा जो कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा तो हम स्क्रॉल करके उस कंटेंट को देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है ओवरफ्लो क्लिप। क्लिप का मतलब होता है उस कंटेंट को ही हमने कट कर दिया। ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है उस कंटेंट को हम अंदर की तरफ स्क्रॉल करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ओवरफ्लो ऑटो, जिसमें भी हम एक तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर सिंटैक्स हम पढ़ सकते हैं MDN से जाकर, काफ़ी इजी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इन सारी की सारी वैल्यूज़ की डेफिनेशन हमें MDN पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब होता है? ओवरफ्लो हिडन का बेसिक मतलब ये है कि जब भी हमारा कंटेंट बाहर जा रहा हो स्क्रीन से, हमें कोई भी स्क्रोलेबल चीज़ नहीं चाहिए। हमें साइड का ये जो स्क्रोल बार है इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप इस वेबसाइट को नोटिस करेंगे तो इसके अंदर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। ना आप इस साइड बार में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, ना हम इस म्यूजिक प्लेयर में स्क्रॉल कर सकते हैं। हम एक जगह पर स्क्रॉल कर सकते हैं जो है ये मेरा मेन कंटेंट वाला डिव। अब हमने क्या किया, शुरुआत में पूरी वेबसाइट के लिए हमने अपने ओवरफ्लो को हाइड कर दिया और हम ओवरफ्लो को शो या ओवरफ्लो को स्क्रॉल किसके लिए करेंगे? सिर्फ इस मेन कंटेंट के लिए कर देंगे, ताकि सारी वेबसाइट पर हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रॉलेबल ना हो और सिर्फ जितने पार्ट में स्क्रॉलेबल की जरूरत है सिर्फ उतने पार्ट में हम उसको स्क्रॉल करवा रहे हो। तो आई होप कि ये बेसिक सी चीज हमें थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे मेन कॉन्टेंट के अंदर लेट्स सपोज हमने कोई पैराग्राफ बनाया, इसको कर देते हैं लॉरिम इंटू 500। तो एक काफ़ी सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इसको करेंगे रिफ्रेश, बहुत सारा टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अभी क्या है, अभी हमारी जो मेन बॉडी है उसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट की है ओवरफ्लो हिडन। इसे अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या कर पाएंगे, हम स्क्रॉल कर पाएंगे। पर अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे स्टाइलिंग को, ओवरफ्लो हिडन को, तो फिर हम इस पर स्क्रॉल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ना हम नीचे वाला कंटेंट देख पाएंगे। अगर हम इसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो भी हम यहाँ पर स्क्रॉल करने की पोजीशन में रहेंगे। तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो की डिफरेंट वैल्यूज को, बहुत सारा कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिखकर ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओवरफ्लो को रखेंगे हम सेट टू हिडन एंड इसे कर लेते हैं Ctrl+Z। ये हटा देते हैं, काफ़ी सारा रैंडम टेक्स्ट, कर लेते हैं सेव। तो हमने ये स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई की है। अब क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअल तीनों बॉक्सेस के लिए थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे ताकि हम देख पाएं कि हमारा ओवरऑल लेआउट क्या बन रहा है वेबसाइट का। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस मेन बॉक्स की। मेन के लिए हम क्या करेंगे, मेन को हम डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहते हैं क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम सारे के सारे डिव्स की स्टाइलिंग को सेट करेंगे। तो style.css के अंदर आकर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी मेन क्लास, उसके अंदर हम इसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इतने पार्ट को अभी के लिए सेव कर लेते हैं। अब इन तीनों बॉक्सेस को हम इंडिविजुअली पहचान पाए, इन तीनों को एक डिफरेंट कलर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइड बार है इसे हम कलर देने वाले हैं, लेट्स सपोज वी गिव इट अ रेड कलर।
उसके अलावा हमारी मेन कंटेंट जो क्लास है इसको भी हम एक कलर देंगे, इसे हम ब्लू कलर दे देते हैं। एंड जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इस डिव को भी हम एक कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ येलो। इसे कर लेते हैं अभी के लिए सेव। कलर की जगह ये बैकग्राउंड कलर इसे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए तीनों बॉक्सेस क्या हैं, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, तीनों डिव हैं हमारे पास। अब तीनों क्योंकि इंडिविजुअल डिव्स हैं और तीनों के कंटेनर को यानी पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है, तो तीनों क्या कर गए, सेम लाइन पर आ गए, इनलाइन बन गए। अब हम इनको कुछ कुछ साइजिंग देने वाले हैं। तो जो ये हमारा मेन डिव है यानी जिसके अंदर सारी की सारी हमारी वेबसाइट बनेगी, हम चाहते हैं कि इस मेन डिव को पूरे के पूरे हमारी विंडो का साइज मिले, यानी इसकी जो हाइट हो, ये जो मेन वाला पूरा का पूरा कंटेंट है इसकी पूरी व्यू पोर्ट वाली हाइट रहनी चाहिए। व्यू पोर्ट हमें ऑलरेडी पता है, ब्राउजर का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसके लिए हम हाइट को सेट कर देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ये जो VH है इसको ऑलरेडी हमने रिलेटिव यूनिट्स के अंदर पढ़ रखा है। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट, यानी हमारी स्क्रीन की कितनी हाइट, 100% हाइट हम देना चाह रहे हैं। इसे कर लेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला जो मेरा साइड बार है इसे 100% हाइट मिल गई, ये येलो वाले को 100% हाइट। मेन कंटेंट के लिए यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं, तो क्या हो गया, पूरे के पूरा जो कंटेनर है यानी ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसे 100% हाइट मिल गई। उसकी मदद से ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है इनकी हाइट भी यहाँ पर 100% दिखाई दे रही है। अब हम इन तीनों इंडिविजुअल बॉक्सेस के लिए इनकी साइजिंग सेट करेंगे। ये जो मेरा रेड बॉक्स है ये बनेगा मेरा ये साइड वाला लेफ्ट वाला साइड बार। ये जो मेरा ब्लू बॉक्स है ये बनेगा मेरा राइट साइड वाला मेन कंटेंट का बॉक्स। एंड ये जो मेरा येलो बॉक्स है ये आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूजिक प्लेयर बनेगा। तो तीनों बॉक्सेस को स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले साइड बार की बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, हम करीबन इतना अपना स्क्रीन साइज चाहते हैं, इतना स्क्रीन साइज। तो इंस्पेक्ट करें अगर, तो ये मेरे जो साइड बार का विड्थ है दिस इज अराउंड 282 पिक्सल्स। अगर हम इंस्पेक्ट करके इसे और साइड कर देंगे तो ये जो साइजिंग है अराउंड 340 पिक्सल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे हम जो साइज दे सकते हैं, हम इसे विड्थ दे सकते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट की तरफ मेरा साइड बार आ गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 340 पिक्सल्स के अराउंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये इतने साइज का मेरा साइड बार आ गया। अब मुझे चाहिए कि बाकी का जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेसिंग है वो मेरा मेन कंटेंट ले ले। मेन कंटेंट के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम सेट कर देंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी को to 1। अब फ्लेक्स 1 क्या कहता है, फ्लेक्स 1 का मतलब होता है कि बाकी के जो भी डिव्स हैं या बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, उनको तो उतनी जगह दे दो जितना उनके अंदर कंटेंट है, पर बाकी की सारी बची हुई जगह मुझे दे दो। चाहे मेरा साइज छोटा भी हो पर बाकी की बची हुई सारी जगह मुझे दे दो। ये होता है फ्लेक्स 1 का मतलब। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा मेन बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जिसे अभी हमने हाईलाइट किया है, ये बॉक्स भी सेम चीज कह रहा है कि साइड बार चाहे कितनी भी जगह ले रहा है, उसके अलावा जितनी भी बाकी की विड्थ बचती है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। तो इसीलिए हम ब्लू वाले बॉक्स को दे देते हैं फ्लेक्स 1, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या किया, ब्लू बॉक्स ने सारी की सारी जगह ले ली है। अब ये जो येलो बॉक्स है जो वर्टिकली आ रहा है, इसे हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ बॉटम में आकर चला जाए। एंड एक और स्पेशल चीज हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है, चाहे ऊपर की चीजें स्क्रॉल हो, चाहे ऊपर कुछ भी हो रहा हो मेन वेबसाइट पे, जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है ये कॉन्स्टेंटली है। और जब भी हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज ऊपर पे टॉप पे फिक्स हो जाती है, नीचे भी फिक्स हो जाती है, मूव नहीं करती, तो उसे हम हमेशा पोजिशन फिक्स देते हैं। तो ये जो मेरा येलो वाला म्यूजिक प्लेयर वाला बॉक्स है इसे भी हम पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी बॉटम से 0 पिक्सल्स, क्योंकि हम चाहते हैं बॉटम पे जाके फिक्स हो जाए। तो इसे दे देते हैं बॉटम से 0 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर बॉटम पे आके जाकर फिक्स हो गया, पर हम चाहते हैं इसकी विड्थ 100% हो, तो उसके लिए इसे हम विड्थ दे देते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी विड्थ जाकर ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट हम जाकर इंस्पेक्ट करेंगे अगर अपने म्यूजिक प्लेयर के लिए, तो यहाँ पर हाइट इज अराउंड, दिस वैल्यू इज अराउंड 72 पिक्सल्स। तो हम भी सेम हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स सेट द हाइट टू 72 पिक्सल्स, सेव
एंड रिफ्रेश। तो आई होप कि हमें अपनी वेबसाइट दिखनी थोड़ी शुरू हो गई है। ये मेरा साइड बार है, ये मेरा मेन कंटेंट है, नीचे मेरा म्यूजिक प्लेयर होगा जो डिजाइन हो रहा होगा। तो 3 डिव्स, 3 लेआउट्स की हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट जो है उसको डिजाइन करने वाले हैं। अब एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि जब भी हम स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, ये बैक कर देते हैं इसे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को अगर जूम इन करें तो हम नोटिस करेंगे ये जो मेरे बॉक्सेस बने हुए हैं इनका एक तो हल्का सा थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है। ये जो कलर है ये ब्लैक कलर नहीं है एग्जैक्टली। अगर ध्यान से हम अपनी स्पॉटिफाई की वेबसाइट की स्क्रीन देखें तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, पर उसके ऊपर जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनका थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रे कलर है और इसका तो और भी ज्यादा लाइट ग्रे कलर है। तो बैकग्राउंड एक तरीके से ब्लैक है, उसके ऊपर मेरे ग्रे बॉक्सेस हैं और ग्रे बॉक्सेस के ऊपर लाइट ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं। और हर जो बॉक्स है ये सारे के सारे कर्व्ड बॉक्सेस हैं। एजेस या कॉर्नर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सब के पास क्या है, एक बॉर्डर रेडियस है। इस बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा साइड बार है, ये जो मेरा मेन कंटेंट है, दोनों को एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सबसे पहले साइड बार को अपनी बॉर्डर रेडियस देते हैं। विल कीप द बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम। यहां पर 1 रेम का मतलब है 16 पिक्सल्स। तो ये हमें याद रहे उसके लिए मैं लिख भी देती हूँ। 1 रेम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स ऑन माई ब्राउजर विंडो। तो अगर 2 रेम लेंगे तो 32 पिक्सल्स, क्योंकि रूट का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट दैट इज 16 पिक्सल्स। तो 1 रेम का मतलब ये 16 पिक्सल्स रहेगा। और जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे वैसे मेरे जो एजेस हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। अब रिफ्रेश करें अगर, तो यहाँ पर ये कर्व्ड एजेस आ गए हैं साइड बार में। सेम चीज जाकर हम लिख सकते हैं अपने मेन कॉन्टेंट के लिए, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेन कंटेंट भी कर्व्ड हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया। नीचे वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको कर्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है इसकी लाइंस, तो इसे हम कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देने वाले। अब हमने अपनी सारी की सारी बॉडी के लिए क्या किया है, ओवरफ्लो को हिडन किया है। मतलब हमें स्क्रॉल बार चाहिए ही नहीं, पर हमें स्क्रॉल बार एक जगह पर चाहिए, ना हमें साइड बार में चाहिए, ना हमें म्यूजिक प्लेयर में चाहिए। हमें अपने मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर अपना स्क्रॉल बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेन कंटेंट वाले डिव में हम लिख देंगे ओवरफ्लो एंड इसे हम करने वाले हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है कि स्क्रॉल बार हमेशा दिखाई नहीं देगा, जब जरूरत होगी तब हमें दिखाई देगा। जैसे यहां पर जाकर index.html के अंदर मेन कंटेंट वाले डिव में अगर हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया होता, लेट्स मेक इट lorem into 200, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास आ गया। तो इस कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए मेरे पास राइट साइड में एक स्क्रॉल बार भी आ गया। ये जो स्क्रॉल बार है ये मेरे साइड बार में भी नहीं है, ये मेरे म्यूजिक प्लेयर में भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर आया है। तो इस तरीके से हमें एक स्क्रॉल बार चाहिए था, वो मुझे अपने मेन कंटेंट के अंदर मिल गया है। यहाँ बैक कर लेते हैं, इस रैंडम टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। और अब अपने कुछ कुछ कलर्स को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहला कलर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, सबसे पहला कलर जिसे हम सेट करेंगे वो है मेरे मेन कंटेंट और साइड बार के लिए। दोनों को हमने क्या करना है, हमें ग्रे कलर देना है और ये जो म्यूजिक प्लेयर है इसे हमें ब्लैक कलर देना है। तो अगर हम style.css के अंदर जाएं तो साइड बार को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ग्रे। तो एग्जैक्ट जो ग्रे कलर यहाँ पर आएगा उसको ऑलरेडी हमने देख रखा है कलर पिकर से, दैट इज गोइंग टू बी 121212। अब कलर पिकर क्या होता है, कलर पिकर बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर एग्जैक्ट कौन सा कलर यूज हुआ है। आप ऑनलाइन जाकर सिंपली कलर पिकर भी सर्च कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स आप पिक कर पाएंगे। गूगल का खुद का कलर पिकर है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। बाकी एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम मेन वेबसाइट का, उसको किसी कलर पिकर वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या कलर है वेबसाइट का। ऑल्दो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इतना, ये एग्जैक्ट कलर है साइड बार का एंड यही मेरे मेन कंटेंट का एग्जैक्ट ग्रे कलर होने वाला है। और म्यूजिक प्लेयर का जो कलर है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर वाला ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट है एंड नीचे वाला मेरा म्यूजिक प्लेयर है। तो स्पॉटिफाई को अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिसकी स्टाइलिंग की बात करेंगे ये है मेरा साइड बार। साइड बार मतलब हम इस पोर्शन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा ये वाला सबसे ऊपर जो पैनल आ रहा है ऑप्शंस का, ये वाला पैनल एंड ये मेरा लाइब्रेरी वाला नीचे वाला हिस्सा। तो बेसिकली इस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम अपने साइड बार की बात करें तो साइड बार को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये मेरा ऊपर नेविगेशन वाला पार्ट। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ सिंपली जाकर हम देख सकते हैं कि कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। उसके अंदर लिस्ट के अंदर पहला आइटम होम है,
दूसरा आइटम हमारे पास सर्च है। तो बेसिकली हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि एक हमें ये वाला आइकन ऐड करना है एंड उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसका नाम ऐड करना है। तो पूरा जो हमारा साइड बार है उसको हम 2 डिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला डिव जो होगा ये मेरा नैव का डिव होगा, बेसिकली नेविगेशन का डिव, होम या सर्च। एंड दूसरा जो डिव होगा ये मेरा पूरा लाइब्रेरी सेक्शन का डिव होने वाला है। तो सबसे पहले दोनों डिव्स को क्रिएट कर लेते हैं। अपने साइड बार के अंदर यहाँ पर साइड बार लिखने की बजाय हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले तो अपना नैव डिव एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे अपना लाइब्रेरी डिव। तो सबसे पहले इस नैव डिव को हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नैव डिव के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम एक आइकन ऐड करेंगे एंड उसके बाद एक एंकर टैग बनाएंगे, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक है, दोनों को एक सिंगल डिव के अंदर ऐड करेंगे। इसको हम नैव ऑप्शन कह सकते हैं। दोबारा से एक आइकन ऐड करेंगे, उसके साथ अपना एंकर टैग बनाएंगे एंड इन दोनों को भी एक सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने नैव के अंदर जाएंगे, हम एक क्लास बनाने वाले हैं नैव ऑप्शन। डिव को क्लास देंगे। डिव के अंदर सबसे पहले तो हमारा एक आइकन आएगा। इस जगह को हम छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा आइकन आने वाला है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैलिड टैग एज फार एज आई नो। यहाँ पे आइकन की जगह छोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम अपना एंकर टैग क्रिएट करेंगे जो अभी तो कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं होगा एंड इसके अंदर हम लिख देंगे होम। इसी सेम तरीके से एक और नैव ऑप्शन नाम की क्लास एंड ये होगी हमारे सर्च के लिए। अब आइकन्स के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का। तो फॉन्ट ऑसम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में जाके हमारे जो आइकन्स है, आइकन्स के अंदर जाकर फ्री आइकन्स एंड फ्री आइकन्स में सबसे पहले तो हम ये हमारा हाउस का जो आइकन है इसको हम कॉपी करने वाले हैं। हाउस आइकन को कॉपी करके हमने कर दिया इसको यहाँ पर पेस्ट। एंड दूसरा जो आइकन जिसको हम कॉपी करेंगे ये है मेरा सर्च वाला आइकन, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कॉपी किया एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अपने पेज को जाकर करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरा हाउस का आइकन आ गया, ये मेरा सर्च का आइकन आ गया, ये मेरा होम का ऑप्शन, ये मेरा सर्च का ऑप्शन। अब ये एग्जैक्टली वैसे नहीं दिख रहे जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर हैं, तो एग्जैक्टली दिखाने के लिए थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे इन पर। अब सबसे पहले तो जो मेरा एंकर टैग होता है उसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो मेरा जो एंकर टैग है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन, ताकि अंडरलाइन हट जाए एंड उसके साथ साथ इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं टू वाइट। F सेव रिफ्रेश। तो अंडरलाइन भी हट गई एंड इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसे थोड़ी सी स्पेसिंग देने वाले हैं। स्पेसिंग देने से पहले एक और छोटी सी चीज रिलेटेड टू कलर जो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर। अगर हम थोड़ा सा इसे जूम इन करें तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा साइड बार है ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है। साइड बार के अंदर ये जो ऊपर वाला नैव वाला पार्ट है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये ग्रे है एंड उसके बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा वही ब्लैक स्पेस हमें दिखाई दे रही है एंड दोबारा से मेरा लाइब्रेरी वाला पार्ट ग्रे होकर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो मेरा साइड बार है इसके लिए तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रख सकते हैं। इसके लिए तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्लैक रख दिया। पर इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है, यानी ये जो मेरा साइड बार के अंदर नैव वाली जो मैंने क्लास क्रिएट की है, इस नैव क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देंगे। तो नैव क्लास में जाएंगे और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे ग्रे, विच इज बेसिकली 121212। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इतना पार्ट मेरे पास ग्रे होकर आ गया एंड इसी सेम पार्ट को हम अपनी बॉर्डर रेडियस भी जो है एक्सटेंड करके देंगे। बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम, ताकि ये भी कर्व्ड हो जाए। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार जो मेरा साइड बार है उसके लिए थोड़ा सा ब्राइट, लेट्स गिव इट अ येलो बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरली दिखाई दे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल्दो इसको येलो नहीं रखना, इसको फाइनल वर्जन में जाके साइड बार के लिए हम इसको ब्लैक में ही चेंज कर देंगे, पर अभी क्लियरली दिखाई देगा कि हम यहाँ पर ये ग्रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये येलो के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डार्कर दे देते हैं इसे। तो एक ग्रीन के ऊपर मुझे मेरा ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो डिव्स हैं इनको पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। तो जो मेरा नैव वाला डिव है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, दोनों के दोनों ये जो डिव्स हैं, ये मेरा फर्स्ट नैव ऑप्शन वाला डिव है, यानी मेरे साइड बार के अंदर नैव के अंदर ये मेरा फर्स्ट नैव ऑप्शन है, ये मेरा सेकंड नैव ऑप्शन है। अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं सारे के सारे डिव सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं, पर हमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल लाइन में चाहिए कि एक डिव ऊपर आ जाए ये वाला डिव एंड दूसरा डिव इसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम, तो उससे क्या होगा, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सारे डिव्स को ऊपर नीचे स्टाइल करने का, इंक्लूडिंग योर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी।
अब इसके साथ अगर हम चाहते हैं वर्टिकली सारा का सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए, तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से यूजुअली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है, पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ इसकी थोड़ी हाइट छोटी है डिव की, इसकी हाइट एग्जैक्टली अगर हम इंस्पेक्ट करें कितनी होने वाली है तो अराउंड 100 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको थोड़ी सी हाइट दे सकते हैं। तो नैव को हम हाइट दे देते हैं अराउंड 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो ये इतना बड़ा सा बॉक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मार्जिन पैडिंग भी देख लेते हैं। इस बॉक्स के अगर बॉक्स मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर मेरा बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल की हाइट एंड विड्थ तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। इसकी पैडिंग अगर देखें तो टॉप और बॉटम की पैडिंग 8 पिक्सल्स है यानी 0.5 रेम, और लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है दैट इज 12 पिक्सल्स विच इज इक्वल टू 0.75 रेम। तो हम भी सेम जो पैडिंग है वो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो डॉट नैव को हम पैडिंग देंगे, रेम्स की फॉर्म में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकेस छोटी स्क्रीन साइज होगी तो उस केस में पिक्सल्स के हिसाब से पैडिंग नहीं होगी, उस केस में फॉन्ट साइज के हिसाब से पैडिंग वर्क कर रही होगी। तो इसे दे देते हैं 0.5 रेम एंड 0.75 रेम के इक्वल पैडिंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो पैडिंग से क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ गई है। अब इन इंडिविजुअल डिव्स को हम स्टाइल करेंगे, यानी ये जो मेरे नैव ऑप्शन नाम के डिव है इनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं अपने नैव ऑप्शन की। सबसे पहले तो हम नैव ऑप्शन की हाइट देख लेते हैं। तो इसको करीबन हाइट दे रखी है 40 पिक्सल्स के इक्वल, 40 पिक्सल्स की हाइट, यानी यहाँ पर हम इनके लिए लाइन हाइट सेट कर सकते हैं कि कितना एरिया एक लाइन ऑक्यूपाई करेगी। 40 पिक्सल्स अराउंड 2.5 रेम यहाँ पे सेट कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी एक लाइन हो जाएगी एंड ये मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो लाइन हाइट मुझे तो बेस्ट तरीका लगता है किसी भी स्पेसिंग में अगर आप लाइन सेट करना चाहते हैं एक सिंगल लाइन के लिए। तो मैंने लाइन हाइट सेट कर दी। अब यहाँ पर अगर फॉन्ट साइजिंग की बात करें तो होम के लिए जो फॉन्ट साइज है दैट इज अराउंड 16 पिक्सल्स विच इज़ 1 रेम। आइकन की बात करें तो आइकन के लिए जो फॉन्ट साइज है वो है अराउंड 20 पिक्सल्स, तो हाइट विथ अराउंड 24 पिक्सल्स है। ये भी मेरे पास 16 पिक्सल्स है। तो सिमिलर सी चीज़ हम करते हैं कि नैव ऑप्शन के अंदर जो मेरा आइकन है, आइकन के लिए तो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1.25 रेम, एंड नैव ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास एंकर टैग है उसके लिए हमारा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1 रेम। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये आइकन हल्के से बड़े हुए होंगे साइज में। होम और सर्च आई थिंक उतने ही हैं क्योंकि उनको हमने उतनी ही स्टाइलिंग दी है। इसके अलावा एक और चीज़ है नोटिस करने लायक कि स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आप अगर सर्च पर जाते हैं ना तो क्या होगा, जैसे ही हवर करते हैं ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। वही सेम इफेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। योर लाइब्रेरी में जाएंगे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। यही सेम इफेक्ट लाने के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे नैव ऑप्शन की जो ओपेसिटी है, इस ओपेसिटी को शुरुआत में तो हम रख सकते हैं लेट्स से 0.7। सेव किया तो अभी क्या है, ये ओपेसिटी थोड़ी सी डल लग रहे हैं कलर्स, पर यहीं पर जैसे ही हम इसे हवर करें, यानी नैव ऑप्शन को जैसे ही हम हवर करेंगे, तो यहाँ सूडो क्लास हवर यूज़ करते हैं, वैसे ही इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाएगी टू 1। तो ओपेसिटी बहुत अच्छा तरीका होता है ये चीज़ कंट्रोल करने का। तो क्या हो रहा है, हवर से ओपेसिटी चेंज हो रही है। एंड और ज़्यादा पिन पॉइंट करना हो हमें और ज़्यादा नेट पिकिंग करनी हो तो यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि होम की तो ओपेसिटी उतनी ही है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए होम की ओपेसिटी उतनी ही रहती है पर सर्च की चेंज हो रही है। तो उससे होम की जो ओपेसिटी है इसको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हम सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर, ओपेसिटी 1, सेव, रिफ्रेश। तो होम अभी ब्राइट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट एंड सर्च जो है वो हवर करने पर चेंज करेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर आ गए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्लोन बनाने में, तो इतना ज़्यादा नेट पिकिंग हम नहीं करेंगे हर टाइम, बट दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। इसके अलावा हमारा ये जो टेक्स्ट है इसे अगर आइकन से हमें थोड़ी सी और स्पेसिंग देनी है एक्स्ट्रा, तो style.css के अंदर जाकर एंकर टैग के लिए हम इन सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट। लेट्स गिव इट अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 रेम। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई। लेफ्ट जाए, राइट जाए, थोड़ा सा और चीज़ें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर एक पैडिंग और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने नैव ऑप्शन के लिए। तो नैव ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम 8 पिक्सल्स के अराउंड पैडिंग ऐड करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, टॉप से आ गया, बॉटम से आ गया। हम चाहते हैं लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो, तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.75 रेम, सेव, रिफ्रेश।
इस पर एक बार कर लेते हैं स्क्रॉल। तो इस तरीके का कुछ लेआउट हमने क्रिएट किया है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हुआ होगा। ऑल्दो इसमें होम और थोड़े थोड़े आइकन्स डिफरेंट है, बट एग्जैक्टली सेम की जगह थोड़ा थोड़ा जो लेआउट है ये मैच करना स्टार्ट कर गया है। अब इसके बाद सेकंड जिस चीज पर हम काम करेंगे ये होगा मेरा लाइब्रेरी सेक्शन, यानी इस वाले सेक्शन पर हम काम करने वाले एक्सक्लूसिवली। इफ आई हाईलाइट इट, मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पर नैव ऑप्शंस क्रिएट किए थे, वैसे ही अगर आप इस लाइब्रेरी वाले टॉप ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके से लाइब्रेरी ऑप्शन है। यानी पहले एक आइकन है, उसके बाद हमारा जो एंकर टैग है योर लाइब्रेरी में जाने के लिए उस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो वही सिमिलर सी चीज़ हम करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी। और लाइब्रेरी सेक्शन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरा ये यहाँ पर जहाँ पर मेरे लाइब्रेरी के ऑप्शंस आएंगे, और एक हिस्सा है ये जिसके अंदर मेरे इंडिविजुअल ये एक छोटा बॉक्स आ गया, ये एक छोटा बॉक्स आ गया है। कल को स्पॉटिफाई को कोई और बॉक्स ऐड करना हुआ तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो एक तो है मेरा बॉक्सेस वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, एंड एक है ऊपर मेरा लाइब्रेरी ऑप्शंस वाला पार्ट। तो दो डिव्स हम बना लेते हैं। एक को हम नाम देने वाले हैं ऑप्शंस एंड दूसरे डिव को हम नाम देने वाले हैं बॉक्सेस। ऑप्शंस के अंदर जाकर हमें यही सिमिलर सा नैव ऑप्शन जैसा कुछ क्रिएट करना है, बस इसको हम लाइब्रेरी ऑप्शंस नाम दे देंगे। ये ओपेसिटी यहाँ से हटा देते हैं स्टाइलिंग से। अब यहाँ पर इस आइकन की जगह अभी तो क्या कर रहे हैं, इस आइकन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है योर लाइब्रेरी। तो वील राइट योर लाइब्रेरी, सेव, रिफ्रेश। तो ये यहाँ योर लाइब्रेरी हमें दिखना स्टार्ट हो गया। इस आइकन की जगह हमने क्या किया है, एग्जैक्ट जो लाइब्रेरी का आइकन, क्योंकि ये फॉन्ट ऑसम पर इजीली अवेलेबल नहीं था तो हमने स्पॉटिफाई से ही ये इसी आइकन को डाउनलोड कर लिया है। तो इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। तो यहाँ आइकन की जगह हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे। इसके सोर्स में एसेट्स के अंदर जाकर ये लाइब्रेरी आइकन डॉट png को ऐड करेंगे। कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये एग्जैक्ट आइकन आ गया। बस इसका साइज हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसे साइज में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। बट बेसिक जस्ट यही है कि फर्स्ट लाइन मेरी क्रिएट हो गई जिसमें एक आइकन है, योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इसी सेम डिव के अंदर, मतलब कौन सा डिव, ये जो मेरा ऑप्शंस वाला डिव है, इसी सेम डिव के अंदर एक और एडिशनल डिव हमें बनाना पड़ेगा इस प्लस और इस फॉरवर्ड एरो के लिए। यानी आप नोटिस कर पाएंगे लेआउट में तो मेरे पास 3 डिव्स हैं। एक है मेरा ये वाला डिव जिसके अंदर आइकन और योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, जो बिल्कुल नैव ऑप्शंस जैसा है। एक है मेरा ये वाला डिव और ये वाला डिव। इन दोनों को हम सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस और साइड वाले आइकन को, इस डिव को हम आइकन्स नाम दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर ही एक और डिव यहाँ हम बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे आइकन्स। इसको कर लेते हैं सेव। अब आइकन्स के अंदर हमें 2 आइकन्स को ऐड करना है। एक होगा मेरा प्लस वाला आइकन, एक होगा मेरा राइट साइड वाला एरो। तो हम क्या जाएंगे, फॉन्ट ऑसम पर जाकर एक तो अपना प्लस आइकन सर्च करेंगे। इस वाले आइकन के लिए कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसके साथ एक राइट साइड वाला एरो सर्च कर लेते हैं। तो लेट्स सर्च फॉर एरो एंड एरो राइट को कॉपी एंड देन पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश। तो ये मेरे दोनों आइकन्स मेरे पास आ गए हैं। सबसे पहले अब इन सब की हम स्टाइलिंग फिक्स करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए हम चले जाएंगे style.css के अंदर और यहाँ पर बात करेंगे लाइब्रेरी की स्टाइलिंग की। तो सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। इसे भी हम सेट करने वाले हैं ग्रे। तो सेम कलर, रिफ्रेश। तो ये मेरा लाइब्रेरी का ऑप्शन हो गया। एंड इसे भी हम वही बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं जो हमने पहले वाले डिव्स को दिए। बॉर्डर रेडियस गोइंग टू बी 1 rem, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अब कर्व्ड है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस आइकन्स को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे और साथ के साथ ऑप्शंस को भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो ऑप्शंस को हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम लाइन पर आ जाएं। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, सारी चीज़ें सेम लाइन पर आ गई। ये मेरा आइकन भी, ये मेरा योर लाइब्रेरी भी, एंड इसके साथ प्लस एंड राइट साइड वाला मेरा एरो। अब हम और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए हो रहा है। तो लाइब्रेरी ऑप्शंस जो मेरा डिव है उसके अंदर जाकर इमेज के लिए हम हाइट एक सेट करने वाले हैं। लेट्स सेट इट टू 1.25 rem, सेव, रिफ्रेश। एंड इसके साथ साथ इसे दे देंगे हम एक विड्थ 1.25 rems के इक्वल। लाइब्रेरी ऑप्शंस या इसे लिब ऑप्शन हम कहेंगे, सिंगल, सेव, रिफ्रेश।
तो ये क्या हुआ, साइज में छोटा हो गया। कितना छोटा हमें करना था, जितने हमारे ऊपर वाले आइकन्स है। ऊपर वाले आइकन्स के लिए जो हमने साइजिंग सेट की है, यानी आई के लिए हमने फॉन्ट साइज सेट किया था 1.25, तो वही सेम साइज हमने यहाँ पर अपनी इमेज को भी दिया है। तो इसीलिए ये सेम साइज की इमेज हमारे पास लौट कर आई है। एंड अब और ज़्यादा इनकी स्टाइलिंग हम सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि मेरा ये जो आइकन और लाइब्रेरी, योर लाइब्रेरी है, ये लेफ्ट साइड में चले जाए और आइकन्स राइट साइड में आ जाए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसे हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, सेव, रिफ्रेश। तो ये चीज़ हमारी लेफ्ट में रह गई, ये चीज़ हमारी राइट साइड के अंदर आ गई। अब इसके साथ वर्टिकली साथ में सेंटर करना है चीज़ों को, तो उसके लिए हम कर सकते हैं अलाइन आइटम्स टू सेंटर। तो इससे चीज़ें सारी की सारी वर्टिकली यानी सेम लाइन के ऊपर सेंटर होकर आ जाएंगी। अगर इस डिव की बात करें तो इसे कितनी हाइट दी गई है, इसे 100% हाइट दी हुई है, यानी जो मेरी रेस्ट ऑफ द हाइट बची है वो इसे दे रखी है। तो लाइब्रेरी की जब हम हाइट सेट करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो बाकी की जितनी भी हाइट है बची हुई, यानी इसके अलावा बाकी की जितनी भी बची हुई हाइट है वो हम सेट कर देंगे। और ऊपर से टॉप से हम एक मार्जिन भी दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी ये जो स्पेस है, यहाँ पर ये जो स्पेस है ये क्रिएट हो जाए। तो इसे हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट 1 रेम मार्जिन, रिफ्रेश। 1 रेम की बजाय इसे थोड़ा सा कम 7.5 रेम्स के आसपास हम मार्जिन दे सकते हैं, या इसे और थोड़ा सा कम करके 0.5, रिफ्रेश। तो ये हमने मार्जिन दे दिया। साथ के साथ हम इसे सेम पैडिंग देने वाले हैं जो हमने ऊपर वाले बॉक्स को दी है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू पैडिंग। वैल्यूज़ जो हैं ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, ये वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर कॉपी कर देंगे, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, और थोड़ी सी लेफ्ट राइट टॉप से थोड़ी सी जगह बन गई है, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब इंडिविजुअल आइकन्स को हम थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो लाइब्रेरी ऑप्शंस है इन्हीं को हम एक और क्लास दे सकते हैं, नैव ऑप्शन, क्योंकि हम चाहते हैं वो सेम स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो। रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गए, वैसे ही सेंटर हो गए जैसे हमारे सर्च वगैरह सेंटर हुए हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर ऑलरेडी नैव ऑप्शन को स्टाइलिंग दे रखी है, वही सेम स्टाइलिंग हमने लाइब्रेरी ऑप्शन को भी दे दी बाय एडिंग द सेम क्लास। तो ये नैव ऑप्शन मेरे पास आ गया, जैसे इस पर हवर कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रही है, ओपेसिटी मेरी 1 में शिफ्ट हो रही है। अब बात करते हैं इन आइकन्स के बारे में। आइकन्स की अगर हम यहाँ पर साइजिंग देखें तो इस आइकन का साइज इज अराउंड 16x16, तो ये 1 रेम के अराउंड आइकन्स है। तो सेम स्टाइलिंग हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी ऑप्शन के अंदर, या हम ऑप्शंस के अंदर के आइकन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिंपली अपनी आइकन क्लास को यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स क्लास को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ माई आइकन्स क्लास, एंड इन आइकन्स के लिए हम जो फॉन्ट साइज सेट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 1 रेम, सेव, रिफ्रेश। तो ये उतना ही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकते हैं, लेट्स मेक इट अराउंड 2 रेम, रिफ्रेश। ये ज़्यादा ही बड़े हो गए, 1.25। ये वाला साइज आई थिंक फिट्स परफेक्टली। इसके साथ साथ ये जो आइकन्स है ये इतने ब्राइट नहीं है, अगर आप इन पर हवर करेंगे तब जाकर ये थोड़े से ब्राइट हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, ओपेसिटी को हम सेट कर सकते हैं टू 0.7, सेव एंड रिफ्रेश। तो ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, एंड साथ के साथ हम इन्हें मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट, लेट्स गिव देम अ मार्जिन ऑफ 1 रेम, रिफ्रेश। और ये जो मेरी आइकन्स क्लास है इसे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जो मेरी आइकन्स क्लास है इसके आइकन्स के लिए हम ओपेसिटी एंड मार्जिन राइट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये मार्जिन भी आ गया। हवर करने के लिए हम लिख सकते हैं डॉट आइकन्स आई, पर जैसे ही हम हवर करें वैसे ही क्या हो जाए, ओपेसिटी उसकी टर्न हो जाए टू 1, रिफ्रेश। जैसे ही हवर करेंगे वैसे ओपेसिटी इनकी 1 हो जाएगी, यानी ये हाईलाइट हो जाएंगे। ये मेरा योर लाइब्रेरी का ऑप्शन आ गया, ये मेरे प्लस वाले आइकन्स आ गए। तो आई थिंक ये वाला जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड अब हम बात करने वाले हैं नीचे वाले सेक्शन की। अब नीचे वाला ये जो मेरा बॉक्सेस वाला सेक्शन है, इसको क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था सबसे पहले शुरुआत में, यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर से जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था, उसके बाद कोई स्पेसिंग इतने अच्छे से नहीं आ रही। यानी जो हमारे होम का ऑप्शन है ये बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर टिक रहा है, ये भी कॉर्नर पे जा रही है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस है ऊपर से नीचे से हर जगह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन वाला डिव है उसके लिए हम एक पैडिंग सेट कर देंगे ऑफ लेट्स से 0.5 रेम, सेव एंड रिफ्रेश।
तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस आ गई इंटरनली एलिमेंट्स के अंदर। तो ये पैडिंग स्पेस हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं अपने बॉक्सेस की। तो स्टाइलिंग से पहले उन बॉक्सेस को क्रिएट भी कर लेते हैं मेरे बॉक्सेस वाले डिव के अंदर। अब इन बॉक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, अपने लाइब्रेरी बॉक्स कह सकते हैं। तो लाइब्रेरी बॉक्स के अंदर ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जो क्रिएट होगा। फर्स्ट बॉक्स के अंदर हम कह सकते हैं ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, एंड ये एक तरीके से एक बैज है। हमने बूटस्ट्रैप के अंदर पढ़ा होगा बैजेस एग्जैक्टली होते क्या है। तो इस तरीके की जो कैप्सूल टाइप की शेप होती है बटन की, उसको हम बैज कह देते हैं। तो इसको बटन को हम क्रिएट करेंगे और उसको बैज नाम दे देंगे। और ये मेरा सेकंड बॉक्स है जिसके अंदर दोबारा से ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, एंड ये मेरा बटन आ गया। तो इस तरीके से लाइब्रेरी बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले तो एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मेरा पैराग्राफ आएगा। तो इसको बोल सकते हैं बॉक्स पैराग्राफ 1, एंड उसके बाद आएगा हमारे पास एक बॉक्स पैराग्राफ 2, एंड उसके बाद हमारे पास आएगी एक बैज क्लास विच इज़ अ बटन। तो उसके लिए एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं, एंड इस बटन को हम क्लास देने वाले हैं बैज। इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल बॉक्स को हम क्रिएट करेंगे। यही सेम बॉक्सेस को जितने टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो उतने ही बॉक्सेस हमारी स्क्रीन के ऊपर क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली इस एक बॉक्स को परफेक्ट करना है। तो इस बॉक्स को परफेक्ट करने के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट। एंड जितना भी हम केस है, चाहे अपर केस में जो चीज़ स्पॉटिफाई पे लिखी हुई है वही हम अपने प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं, जो लोअर केस में लिखी हुई है वही लिख रहे हैं, ताकि और ज़्यादा चीज़ें मैच करें। इट्स ईजी विल हेल्प यू। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं, इट्स ईजी विल हेल्प यू। और बटन के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है क्रिएट प्लेलिस्ट। तो बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट प्लेलिस्ट। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी ये मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, ये मेरी सेकंड लाइन आ गई, ये मेरी थर्ड लाइन आ गई। अगर स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पर देखें तो ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ यहाँ पर मार्जिन दी हुई है, ऊपर नीचे 8-8 पिक्सल्स की। ये पैडिंग दी हुई है इंटरनली, टॉप बॉटम में 16 पिक्सल्स एंड लेफ्ट और राइट के अंदर 20 पिक्सल्स। इंटरनली क्या है, एलिमेंट्स को ये वाली साइजिंग मेरे पास दी गई है। तो विड्थ अराउंड 220 पिक्सल्स है, हाइट अराउंड 100 पिक्सल्स है, एंड उसके साथ साथ फॉन्ट साइजिंग अगर देखें तो इसका साइज आपको 16 पिक्सल्स दिखेगा, इसका साइज 14 पिक्सल्स। एंड वही इंटरनली एक और चीज़ नोटिस करेंगे, बटन के अंदर जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए अगर हम क्लिक करके जाके उसकी स्टाइलिंग चेक करें तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग में यहाँ पर हमें फॉन्ट वेट नाम की एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी। यहाँ पर फॉन्ट वेट जो है दैट इज सेट टू 700। यानी ये जो मेरा ये वाला बटन हो गया, या ये वाला बटन हो गया, ये वाला बटन हो गया, या ये वाला बटन हो गया, इसके अंदर नॉर्मल फॉन्ट नहीं है। इसके अंदर जो फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट बटन के अंदर पतला सा फॉन्ट होता है, पर हमें क्या करना है, उस फॉन्ट को थोड़ा सा डार्क करना है, उसे 700 अमाउंट के इक्वल हमें बोल्ड बनाना है। तो वो एक स्टाइलिंग के अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले अपने बॉक्स के लिए हम स्टाइलिंग सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बॉक्स है इसे अगर हम हाइट देना चाहें तो करीबन कितनी हाइट देंगे, इस बॉक्स की जो हाइट है दिस इज़ अराउंड 140 पिक्सल्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइट को अगर हम 10 रेम सेट कर दें, सेव, रिफ्रेश। एक बार बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है उसको लाइट ग्रे हम सेट करने वाले हैं। यानी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे है और इस पर लाइट ग्रे है। तो लाइट ग्रे का जो शेड हम सेट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 23, सेव, रिफ्रेश। तो ये अभी मेरा बॉक्स है, अभी इसकी 10 रेम्स के अराउंड हाइट है। थोड़ी सी हाइट को हम कम कर देते हैं, लेट्स गिव इट अप्रॉक्सीमेटली 8 रेम्स, सेव, रिफ्रेश। तो 8 रेम्स के अराउंड इसकी हाइट आ गई। अब बॉक्स के साथ साथ जो मेरा बॉक्स का पैराग्राफ 1 है उसके लिए तो फॉन्ट साइज वी नो कि हम सेट करेंगे 1 रेम के इक्वल, पर बॉक्स का जो पैराग्राफ 2 है उसके लिए हम फॉन्ट साइज जो सेट करेंगे वो होगा अराउंड 0.75 रेम्स, सेव, रिफ्रेश। इसके साथ साथ ये जो छोटा फॉन्ट साइज है इसकी हम ओपेसिटी भी थोड़ी कम करके इसके ग्रेइश कलर देंगे, 0.7, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, वैसा सा थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया। 7 की जगह हम इसे 8 कर सकते हैं, रिफ्रेश, या लेट्स मेक इट 75। अब बॉक्स के लिए और थोड़ी सी स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ऑफ 1 रेम। तो बॉर्डर रेडियस इसे मिल गई, जिस तरीके की बॉर्डर रेडियस यहाँ पर है।
थोड़ी सी चाहें तो कम कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस को, वी कैन गिव इट 0.75 रेम, तो थोड़ा सा और कर्व्ड कम होगा मेरा बॉक्स। एंड इसके साथ साथ इस बॉक्स को हम एक मार्जिन एंड पैडिंग भी देने वाले हैं। क्या मार्जिन पैडिंग होनी चाहिए, दोबारा से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। हम बॉक्स को जो मार्जिन देंगे वो होगी टॉप और बॉटम की मार्जिन सिर्फ 8 पिक्सल्स यानी 0.5 रेम। तो इसे जो हम मार्जिन देंगे वो होगी टॉप से 0.5 रेम, राइट से होगी 0, बॉटम से होगी अगेन 0.5 रेम एंड लेफ्ट से 0। इसके अलावा हम एक पैडिंग भी सेट करने वाले हैं। पैडिंग कितनी सेट करनी चाहिए, ऊपर से 16 एंड 20, 16, 20। तो इस तरीके से पैडिंग को हम सेट कर देंगे 1 रेम एंड अराउंड 1.25 रेम। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से अंदर की तरफ स्टाइलिंग जो है वो ऐड होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कलर जो है ये थोड़ा सा डार्कर शेड है कलर का। तो हम पैराग्राफ 1 के लिए जो अपना फॉन्ट वेट है उसे सेट कर सकते हैं, लेट्स से टू 700। सेव रिफ्रेश। तो ये काफ़ी डार्क शेड आ गया। इसका एग्जैक्ट फॉन्ट वेट अगर हमें चेक करना है, क्लिक करेंगे एंड स्टाइल के अंदर जाकर ये हमें फॉन्ट वेट मिल गया है विच इज़ इक्वल टू 700। 700 की जगह हम इसे 500 अगर बनाएं तो आई थिंक ये वाला फॉन्ट वेट लुक्स गुड एज इन कंपैरिजन टू दिस। उतना ही ब्राइट सा थोड़ा सा लग रहा है। एंड इसके कंपैरिजन में इनफैक्ट हम यहाँ से ओपेसिटी को अगर हटा भी दें, रिफ्रेश करें, तो ये इक्वल सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। या फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा हम 0.9 सेट कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। अब इस बटन को थोड़ा सा स्टाइलिंग देने की कोशिश करते हैं। हमारा जो बटन है इसे हमने क्लास दी है बैज, तो हम इसे बैज की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। बैज यानी कैप्सूल फॉर्म में इसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम वाइट कलर, रिफ्रेश। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसे ऑलरेडी एक बॉर्डर मिल रखा है। बटन्स को बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर मिलता है, तो उसे हम नन करने वाले हैं। तो बॉर्डर को जब हम सेट कर देंगे टू नन तो इसका बॉर्डर गायब हो जाएगा, रिफ्रेश। बॉर्डर गायब हो गया। इसे एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ऑफ अराउंड लेट्स से 100 पिक्सल्स, तो ये राउंड हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम इसे थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। इस बटन के लिए चेक करें तो पैडिंग इसको दी गई है 416, 416। सिमिलर पैडिंग प्रॉपर्टीज बटन को हम दे सकते हैं बैज को 415 यानी 0.25 रेम्स एंड 15 इज गोइंग टू बी अराउंड 1 रेम, रिफ्रेश। तो ये मेरा बैज क्रिएट हो गया। एंड अंदर का जो फॉन्ट वेट है इसे हम दे देंगे 700। कैंसिल, सेव, रिफ्रेश। तो ये 700 आ गया, थोड़ा सा डार्कर हो गया विच इज़ गुड क्योंकि हमें डार्कर ही चाहिए था थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग हम क्रिएट करने वाले हैं, तो एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे सारी चीज़ों को। इस बैच को हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 0.5 रेम, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट का साइज आई फील थोड़ा सा हमें बढ़ा देना चाहिए, तो इसको बढ़ाकर वी कैन मेक इट 0.85 रेम्स। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज साइज होगा फॉन्ट का। साथ के साथ हमारे बैज के अंदर भी हमारी जो हाइट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 24 पिक्सल्स। तो यहाँ पर बैज के लिए इसकी हाइट को हम सेट करने वाले हैं। लेट्स सेट इट टू 2 रेम्स, रिफ्रेश। तो इस तरीके की हमारे पास हाइट सेट हो जाएगी। एंड इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विड्थ के लिए विच इज़ फिट कंटेंट। सेव एंड रिफ्रेश। तो कंटेंट जो है वो फिट हो जाएगा मेरी विड्थ के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा बैज अपीयर करेगा। अब थोड़ी सी और एडिशनल स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए, अब यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ 1 है, ये हमारा पैराग्राफ 2 है। इनके अंदर स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिव की जगह इनको हम पैराग्राफ क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेरी क्लास होगी ये मेरी पैराग्राफ क्लास बन जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश, क्योंकि पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो थोड़ा सा मार्जिन है इसको कम किया जा सकता है। तो बॉक्स के अंदर ये जो मेरा मार्जिन फ्रॉम टॉप है इसको हम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 0.25। सेव, रिफ्रेश। या हम चाहें तो मार्जिन फ्रॉम टॉप को कम्प्लीटली हटाया भी जा सकता है। एक बार इसे कर लेते हैं कमेंट आउट, रिफ्रेश।
तो बिना मार्जिन के हमारा जो बॉक्स है कुछ ऐसा दिखाई देगा। इट लुक्स फाइन, काइंड ऑफ इट लुक्स फाइन। हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स के मार्जिन की जगह हम इसकी पैडिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 रेम्स, इसकी पैडिंग को डिक्रीज करके वी कैन मेक इट 0.5 रेम्स एंड 1 रेम। रिफ्रेश। तो इस तरीके से यहाँ पर भी स्पेसिंग आ जाएगी बीच में थोड़ी, एंड ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट बॉक्स। तो ये बॉक्स ऑलमोस्ट इस तरीके का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा ये वाला बॉक्स। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इसी बॉक्स का हम कॉपी बना सकते हैं, यानी इसी बॉक्स को कॉपी किया एंड नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक्चुअली मार्जिन की ज़रूरत है, तो हम चाहें तो मार्जिन फ्रॉम टॉप को हम रख सकते हैं 0.75। रिफ्रेश। एंड थोड़ा सा एक गैप बन गया। मार्जिन फ्रॉम बॉटम को भी 0.75 रख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इससे अगर हम बढ़ाकर, लेट्स सपोज इफ़ वी मेक इट 2 रेम्स, तो स्पेसिंग कुछ ऐसी होगी। तो थोड़ा सा और हम इसे बढ़ा लेते हैं, लेट्स मेक इट 1.75 रेम। रिफ्रेश। तो इस तरीके से स्पेस बन गई है दोनों बॉक्सेस के बीच में, इस तरीके से। एंड अब सेकंड बॉक्स को भी हम यही टेक्स्ट दे देते हैं, लेट्स फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, फाइंड सम पॉडकास्ट टू फॉलो। एंड दूसरी चीज़ आ जाएगी, विल कीप यू अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स। तो यहाँ लिख देते हैं विल कीप यू अपडेटेड ऑन न्यू एपिसोड्स। एंड बटन के अंदर लिखा हुआ है ब्राउज पॉडकास्ट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्राउज पॉडकास्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट बटन, ये आ गया मेरा सेकंड बॉक्स, नॉट एग्जैक्टली बटन बट अ बॉक्स। अब एक और चीज़ इंटरनली यहाँ की जा सकती है कि इस पैराग्राफ को, ये जो मेरा पैराग्राफ है, इसको हम किसी सेकंड बॉक्स के अंदर, डिव के अंदर ऐड कर दें, ताकि जब विड्थ थोड़ी सी छोटी हो मेरे साइड बार की, तो उस हिसाब से ये रैप कर जाए, यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए। पर उस चीज़ का इतना ज़्यादा निट पिकिंग का हमें ज़रूरत नहीं है। इतना हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। अभी ये क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको रेप्लिकेट करना हमने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा अपने आइकन्स के साथ। इस बैकग्राउंड कलर ग्रीन की जगह अब हम अपने साइड बार का जो बैकग्राउंड कलर है, वी कैन अगेन सेट इट टू आर ब्लैक कलर। तो इसे ब्लैक सेट कर देते हैं, #000, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर। इनफैक्ट साइड बार को राइट की तरफ हम थोड़ी सी एक मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि एक स्पेस है राइट की तरफ जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है स्पॉटिफाई पे। तो अपने साइड बार को ऊपर जाकर हम एक मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट, लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 0.5 रेम। रिफ्रेश। तो मार्जिन भी मेरे पास आ गई। अब इस तरीके से हमारा साइड बार कंप्लीटली रेडी है। साइड बार के बाद सेकंड चीज जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं, ये होगा हमारा मेन कंटेंट। अब अगर मेन कंटेंट को हम ढंग से एनालाइज करें, मतलब इस वाले बॉक्स को, तो इस बॉक्स के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ऊपर का हमारा ये स्टिकी नैव बार, यानी ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक नैव बार है। क्योंकि जब हम ये स्क्रॉल करते हैं तब अब क्या होते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस उसी जगह रह रहे हैं। तो इस तरीके का नैव बार यानी नेविगेशन के लिए जो हम बार बनाते हैं, उसको हम पोजीशन स्टिकी दे देंगे। पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस के बारे में लेक्चर के अंदर हमने बात की है। फिक्स क्या है, फिक्स तो वहीं फिक्स रह जाएगा। स्टिकी कब फिक्स होगा, जब स्क्रॉल किया जाएगा कंटेंट के थ्रू। तो इस वाले नैव पर जो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ये एग्जैक्टली स्टिकी वाली स्टाइलिंग है। तो हम सबसे पहले ऊपर एक नैव बार बनाएंगे, यानी यहाँ पर index.html के अंदर मेन कंटेंट में जाएंगे, और मेन कंटेंट के अंदर हमारे 2 डिव्स होंगे। एक होगा मेरा स्टिकी नैव, इसको हम कह सकते हैं, ये मेरा ऊपर वाली ये नैव बार वाली लाइन को हम क्रिएट करेंगे, यानी इस वाली लाइन को। एंड दूसरा होगा मेरा ये वाला पार्ट, इसको हम एल्बम्स वाला पार्ट कह सकते हैं, या इनको हम कार्ड्स वाला पार्ट कह सकते हैं। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसे हम एक और डिव नाम दे देंगे, कह देंगे कार्ड्स। इसे कर लेते हैं सेव। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने स्टिकी नैव की। तो स्टिकी नैव के अंदर क्या क्या चीज़ है, इतने पार्ट को अगर एनालाइज करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक लेफ्ट एरो आ रही है, राइट एरो आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये एक बैज आ रहा है एक्सप्लोर प्रीमियम का, ये एक बैज आ रहा है जिसके अंदर एक आइकन है, और ये एक एडिशनल यूजर का आइकन आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें प्लेस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने डिव के अंदर इन दोनों आइकन्स को प्लेस करेंगे। इन दोनों आइकन्स को ऑलरेडी हमने एसेट्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, तो इमेज की फॉर्म में इनको ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बैकवर्ड्स वाला आइकन आएगा, तो यहाँ पर मेरा जो बैकवर्ड आइकन है वो आ जाएगा। एंड उसके बाद
हमारे पास आएगा मेरा फॉरवर्ड आइकन। तो एसेट्स के अंदर जाकर फॉरवर्ड आइकन, सेव। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा एसेट फोल्डर हो उसके बाहर मेरा index.html होना चाहिए एंड एसेट फोल्डर्स के अंदर सारी इमेजेस, नहीं तो हमारा ये वाला पाथ हमें कुछ और ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सही पाथ हम लिख रहे हो सही चीज़ को एक्सेस करने के लिए, वो चीज़ ज़रूरी है। तो ये मेरा लेफ्ट वाला एरो आ गया, ये मेरा राइट वाला एरो आ गया। अब हमें यहाँ पर बैजेस क्रिएट करने हैं, पहला बैज, दूसरा बैज। तो बैज क्रिएट करने के लिए सिंपली हम ये बटन जो है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इमेज के बाद 2 बटन्स क्रिएट कर देंगे। पहले बटन में आएगा एक्सप्लोर प्रीमियम, फिर इंस्टॉल ऐप। तो पहले बटन में लिख देंगे एक्सप्लोर प्रीमियम, प्रीमियम का P यहाँ पे कैपिटल है, एंड उसके बाद इंस्टॉल ऐप। इंस्टॉल ऐप से पहले हम ये डाउनलोड का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो फ्री आइकन्स में जाके डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है इससे हम कर लेते हैं सर्च। वी कैन सर्च फॉर द डाउनलोड ऑप्शन। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, बट आई थिंक इस वाले के नियर अबाउट है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे बटन के अंदर इसको करेंगे जाके पेस्ट, सेव, एंड अपने वेब पेज पे आके रिफ्रेश। तो एक ये हो गया फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, मेरा प्रीमियम वाला बैच, मेरा इंस्टॉल ऐप, एंड उसके बाद मुझे एक यूज़र का आइकन भी बनाना है। तो यूज़र के आइकन के लिए सर्च कर लेते हैं यहाँ जाकर फॉर माई यूज़र आइकन। ये वाला जो आइकन है दिस इज़ मोस्ट प्रॉब्ली दिस आइकन, कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा यूज़र का आइकन भी आ गया। अब इन 5 चीज़ों को हमें स्टाइल करना है अपने स्टिकी नैव बार के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपने स्टिकी नैव बार को जाके स्टाइलिंग देते हैं। style.css के अंदर काफ़ी लाइनें लिखनी है अपने कोड की। तो जाएंगे एंड स्टिकी नैव को हम स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन हम कर देते हैं स्टिकी, सेव, रिफ्रेश। अभी तो खैर पता नहीं चला पोजीशन स्टिकी हुई तो, पर कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब हमारे स्टिकी नैव के अंदर बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज हमने कार्ड्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, हमने लिख दिया लॉरम इनटू लेट्स से 100, सेव, रिफ्रेश। तो बहुत सारा कंटेंट आ गया। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो अभी तो वो स्टिक नहीं कर रहा, इसे क्या दे देते हैं, ऊपर से टॉप से पोजीशन दे देते हैं 0, सेव, रिफ्रेश। तो अब अगर हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो क्या हुआ, ये सारे ऑप्शंस वहीं के वहीं हैं। इसके साथ एक बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक दे देते हैं। कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज़ हुआ है यहाँ पर? जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर या इसे कह सकते हैं ग्रे कलर यूज़ हुआ है। तो इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ग्रे, सेव, रिफ्रेश। तो अब अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट अपनी जगह तो ले ही रहा है, नीचे वाले कंटेंट को जब स्क्रॉल किया जा रहा है तो वो स्टिकी नैव बार के नीचे की तरफ होते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपना नैव बार क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो टेक्स्ट है इसे अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि इतना अननेसेसरी टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं। और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं, पोजीशन ठीक करते हैं। सबसे पहले तो अपने स्टिकी नैव को हम डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, उससे सारे आइटम्स क्या करेंगे, ढंग से आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, स्पेस बिटवीन हो गई कंटेंट की। अब हमें चाहिए कि ये दोनों जो कंटेंट के पार्ट है ना, ये लेफ्ट में चले जाएं और ये तीनों पार्ट राइट में चले जाएं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये पार्ट लेफ्ट में है और ये वाला पार्ट राइट में है। तो हम इन पार्ट्स को इंडिविजुअल डिव्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम एक डिव बना सकते हैं, वील कॉल इट नैव आइकन्स। आई होप नैव आइकन्स हमने ऊपर कहीं बनाई नहीं है क्लास। नैव आइकन्स नाम की क्लास हमने नहीं बनाई है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने इमेजेस को एंड उसके बाद एक डिव बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं डाउनलोड, या इसे कह देते हैं नैव स्टिकी नैव ऑप्शंस। थोड़ा सा लंबा नाम हो गया, इसको भी स्टिकी नैव बोल देते हैं ताकि ऊपर वाले नैव से हम कंफ्यूज ना हो। स्टिकी नैव ऑप्शंस के अंदर हमारे ये 3 ऑप्शंस हैं जिनको हम डाल सकते हैं, Ctrl+X Ctrl+V, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, ये लेफ्ट की तरफ चला गया डिव, ये मेरा डिव राइट की तरफ चला गया। इसको अगर स्पेस वाइज भी ठीक करना है, यानी वर्टिकली अगर सेंटर करना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं जस्टिफाई या अलाइन आइटम्स,
सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सेंटर के अंदर अलाइन हो गए। इंडिविजुअली हम चाहें तो इन सारे बॉक्सेस को भी फ्लेक्स बना सकते हैं। ये वाला जो मेरा डिव है, यानी ये वाला जो डिव आएगा स्टिकी नैव आइकन्स, और ये वाला जो डिव आएगा स्टिकी नैव ऑप्शंस, दोनों को हम डिस्प्ले फ्लेक्स बना सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है स्पेस दी हुई है, तो थोड़ी सी इस डिव के लिए पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स ऐड अ पैडिंग टॉप ऑफ 1 रेम। लेफ्ट और राइट के अंदर हम पैडिंग नहीं ऐड करने वाले, बॉटम में भी दे देते हैं 1 रेम। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जाकर हम आइकन का साइज देखें तो दिस इज अराउंड 32 पिक्सल्स, यानी 2 रेम्स। एंड इसका भी अगर हम जाकर साइज देखें तो दिस इज 24 पिक्सल्स। तो हम चाहें तो साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे स्टिकी नैव आइकन्स के अंदर जो आइकन्स का फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज को जाकर हम बढ़ा सकते हैं टू 2 रेम। सेव, रिफ्रेश। तो अब आइकन का साइज, ये आइकन नहीं, इट इज एग्जैक्टली माई इमेज। इमेज को साइज बढ़ाना है तो हाइट दे देंगे उसे, और हम विड्थ दे देंगे ऑफ 2 रेम्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में, पर हमें आई डोंट थिंक हमें इतना बड़ा चाहिए साइज में। हम चाहें तो इस डिव को साइड से लेफ्ट की तरफ से थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हैं। तो स्टिकी नैव आइकन्स जो हैं इसे हम मार्जिन दे देंगे फ्रॉम लेफ्ट 0.5 रेम्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट से स्पेसिंग यहाँ पर बन गई। चाहे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग और दे सकते हैं, 7.5 रेम्स भी रखा जा सकता है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाएगी। अब इन 3 चीज़ों की, ये जो लास्ट के जो 3 डिव्स हैं, इनको स्टाइलिंग देने के लिए हमने क्या किया है, इनको इंडिविजुअल एक बॉक्स के अंदर ऐड किया है, विच इज़ माई स्टिकी नैव ऑप्शंस। तो उसे हम बना लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। स्टिकी नैव ऑप्शंस था शायद नाम यहाँ पर, स्टिकी नैव ऑप्शंस। इसके लिए हम बना लेते हैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, रिफ्रेश, एंड उसके साथ साथ कर देते हैं अलाइन आइटम्स, सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये तीनों आइटम्स अलाइन होकर आ गए। इन तीनों आइटम्स को हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। लेट्स गिव देम अ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 0.5 रेम्स। सेव, रिफ्रेश। थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, 2 रेम्स की अगर मार्जिन दी। ये मार्जिन लेफ्ट हमें देनी पड़ेगी अपने स्टिकी नैव ऑप्शंस के इंटरनल डिव्स को। सेव, रिफ्रेश। या फिर इसे हम मार्जिन फ्रॉम राइट कर लेते हैं 0.5 रेम्स। रिफ्रेश। मार्जिन हमारी एग्जैक्टली आकर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रही, टॉप के लिए मार्जिन आ रही है 0.5। लेट्स मेक इट 1 रेम। सेव, रिफ्रेश। तो अभी भी मेरे टॉप के लिए 5 रेम्स की मार्जिन मेरे पास आ रही है यहाँ पर। अच्छा, ये हम डिव की मार्जिन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ एग्जैक्टली क्या है, स्टिकी नैव ऑप्शंस के अंदर डिव नहीं है, बटन्स बने हुए हैं। तो यहाँ मुझे बटन करना पड़ेगा। रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मार्जिन आ गई। हमें इस आइकन को भी थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ेगी। अब तीनों को थोड़ी सी इक्वल मार्जिन देनी है, तो यहाँ हम एक क्लास और ऐड कर सकते हैं। बैज की जगह इसको कह सकते हैं हम नैव आइटम। ये भी मेरी नैव आइटम क्लास हो गई, ये भी नैव आइटम, ये भी नैव आइटम। तो हम सिंपली यहाँ अपने नैव आइटम के लिए मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम राइट 1 रेम के इक्वल। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा भी ऐड की जा सकती है। लेट्स गिव इट 1.5 रेम। लुक्स नाइस। तो या कम हमने दे दिया तो 1 रेम ही देते हैं, इतना ठीक लग रहा है। अब थोड़ा सा ये जो मेरा बैज है ये वाइट कलर में, ये जो मेरा बैज है ये ब्लैक कलर में है, तो इसका भी कलर हमें ब्लैक करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसे बैज क्लास दी है, इसको एक और क्लास दे देते हैं डार्क बैज। तो डार्क बैज की भी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। हमारी बैज की स्टाइलिंग यहाँ पर है, तो एक डार्क बैज के अंदर और क्या एडिशनल चीज़ें होंगी।
डार्क बैज के अंदर बैकग्राउंड कलर एक तो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हमारा डार्क हो जाएगा विच इज़ 000 एंड फॉरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा टू वाइट। सेफ, रिफ्रेश। तो क्या हो गया, ब्लैक इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉरग्राउंड कलर मेरे पास डार्क होकर आ गया। इसके अलावा थोड़ी सी स्पेसिंग दे सकते हैं आइकन और इसके बीच में, यानी यहाँ से ये जो मेरा आइकन है, हम क्या कर सकते हैं, इस आइकन के लिए ही इनलाइन स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट एन इनलाइन स्टाइल ऑफ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 5 पिक्सल्स या मार्जिन फ्रॉम राइट 5 पिक्सल्स इसे देंगे। रिफ्रेश। तो क्या किया इसने, थोड़ा सा राइट से अब गैप बनाया। इस गैप को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। इसे हमने मार्जिन दी है, यहाँ पर ये हमने मार्जिन राइट सेट कर रखी है जो थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है स्क्रीन पर, तो गैप हमारा क्रिएट हो गया है एंड आई बिलीव इतना काफ़ी है। अब एक और स्पेशल चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा मीडिया क्वेरीज का यूज़ देखेंगे कि एग्जैक्टली वेबसाइट के अंदर मीडिया क्वेरीज का यूज़ होता कैसे है। थोड़ा सा अगर हम इसकी साइजिंग को कम कर दें, यानी अगर हम अपने डेस्कटॉप की जो विड्थ है, स्क्रीन का जो साइज है उसको छोटा करें, तो अराउंड 1000 पिक्सल्स के अराउंड हम एक चेंज देखेंगे। क्या चेंज देखेंगे, इस चीज़ को नोटिस करना है और इस आइकन को, बैक वाले आइकन को नोटिस करना है। जैसे ही हम छोटा, बैक वाले नहीं सॉरी, फॉरवर्ड वाले आइकन को नोटिस करना है। जैसे ही स्क्रीन साइज अराउंड 1000 पिक्सल से छोटा होगा, वैसे ही मेरा प्रीमियम वाला बटन गायब हो जाएगा और ये वाला बटन गायब हो जाएगा, फॉरवर्ड वाला आइकन। तो यही सेम स्टाइलिंग हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज, यानी आई कैन राइट अ मीडिया क्वेरी @media, जिसमें हम व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो मैक्सिमम विड्थ जब तक 1000 पिक्सल्स रहेगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हमारा ये जो स्टिकी नैव ऑप्शंस है, तो स्टिकी नैव ऑप्शंस के अंदर ये जो हमने क्लास क्रिएट की है इसे हाइड क्लास दे देते हैं, और ये वाला जो मेरा कौन से वाला आइकन हाइड होने वाला है, एग्जैक्टली फॉरवर्ड वाला जो आइकन है, इस आइकन को मुझे हाइड करना है, तो इसको भी एक क्लास दे देते हैं हाइड। सेव कर देते हैं। जिस भी आइटम को हमने हाइड क्लास दी है उसके लिए हम डिस्प्ले को करना चाहते हैं नन। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही हम अपना अब स्क्रीन साइज छोटा करेंगे 1000 पिक्सल्स के अराउंड, ये क्या होगा, ये गायब हो जाएंगे आइकन्स। तो इस तरीके की चीज़ जो इम्प्लीमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर, उसको मीडिया क्वेरीज की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो जब भी कोई आईपैड के ऊपर खोलेगा तो उसका स्क्रीन साइज करीबन इतना रहेगा, तो वहाँ पर हमारे ये वाले ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर अपने नैव बार को हमने कम्प्लीटली आई थिंक सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जिसको हम सेटअप करने वाले हैं वो है मेरे एल्बम्स वाला सेक्शन, यानी ये वाला जो सेक्शन हमने बनाया है। इस सेक्शन को सेटअप करने के लिए हम आ जाते हैं index.html के अंदर और कार्ड्स वाले इस डिव को हम कंप्लीट करेंगे। तो बीच में हमारी थोड़ी सी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव नहीं हुई, इसीलिए स्पॉटिफाई के पेज पर आपको ये एल्बम्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है दिख रही हूँ, पर उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल लेआउट हमारा सेम है। अब हम अपना जो बिल्ड करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट वो है हमारा ये वाला, मतलब कार्ड्स वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी हम नोटिस कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं। यानी यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है, ये H2 हेडिंग की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है। इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो एक कार्ड के अंदर हमें एक इमेज दिख रही है, उसके बाद इसका टाइटल दिख रहा है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। उसी तरीके से दोबारा से यहाँ पर फिर से ये जो हेडिंग है इसको हम H2 हेडिंग कह सकते हैं। ये एक कार्ड आ गया, ये दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, दोबारा से H2 हेडिंग एंड देन कार्ड्स। तो एक लेआउट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज बेसिकली फुल ऑफ H2 हेडिंग्स एंड उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो इस तरीके का लेआउट बनाने के लिए हम आ जाते हैं अपने कार्ड्स डिव के अंदर। सबसे पहले अपनी एक H2 हेडिंग के अंदर ये वाली हेडिंग रखते हैं रिसेंटली प्लेड। तो रिसेंटली प्लेड एंड उसके बाद नीचे की तरफ हम एक डिव क्रिएट करेंगे, इसको बोल देते हैं कार्ड्स कंटेनर। इसी कार्ड्स कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक लाइंस के जो सारे कार्ड हैं, मतलब जैसे ये वाला कार्ड है ये एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएगा, ये तीनों कार्ड एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएंगे, ये तीनों एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएंगे। इस तरीके का लेआउट हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कार्ड कंटेनर के अंदर हम एक कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी भी कार्ड की बात करते हैं उस कार्ड के 3 पार्ट्स हैं। कौन से 3 पार्ट्स? पहली तो ये इमेज आ गई, यहाँ पर जो ये स्क्वायर में इमेज दिख रही है, पहला पार्ट है कार्ड का ये इमेज। दूसरा पार्ट है ये कार्ड का टाइटल टॉप 50 ग्लोबल एंड तीसरा पार्ट है किसी भी कार्ड का उसकी इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से यहाँ एक इमेज है, फिर कार्ड का टाइटल है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, कार्ड पर इमेज, टाइटल एंड फिर उसकी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कार्ड में 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ले आते हैं कार्ड की इमेज, उसके बाद हम एक
पैराग्राफ बना लेते हैं जिसको हम क्लास दे देंगे कार्ड टाइटल। उसके बाद यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक और पैराग्राफ जिसको हम क्लास देने वाले हैं कार्ड की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमेज के साथ। तो इमेज के लिए हम अपने फोल्डर में जाएंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर हम कार्ड 1 image.jpg इस वाली इमेज को शो करवाएंगे। उसके बाद कार्ड टाइटल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, टॉप 50 ग्लोबल। तो इसे सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं एंड कार्ड का जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर लिख सकते हैं योर डेली अपडेट ऑफ द मोस्ट प्लेड ट्रैक्स, योर डेली अपडेट्स ऑफ द मोस्ट प्लेड ट्रैक्स। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा कार्ड मुझे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये मेरी H2 हेडिंग आ गई, उसके बाद ये मेरा कार्ड आ गया। हम चाहें तो कार्ड को एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं ताकि उसका सारा एरिया स्पेसिफिकली दिखे। इस कार्ड को अगर ढंग से नोटिस करें तो ये क्या है, बैकग्राउंड इसका हल्का सा लाइट ग्रे है। ये वाला जो कलर है दैट इज ग्रे, दिस इज लाइट ग्रे, बेसिकली सेम कलर जो हमने यहाँ अपने बॉक्सेस को दिया था। तो इसे हम एक बार कार्ड के लिए जाते हैं और इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रे, रिफ्रेश। तो ये बेसिकली हमारा कार्ड है जो भी हमारे पास क्रिएट होकर आया है। अगर हम एक ही कार्ड को अच्छे से क्रिएट कर लें, उसको अच्छे से परफेक्ट कर लें, तो हम उस सेम क्लास को अगले वाले कार्ड्स को देख सकते हैं और बार बार हमें स्टाइलिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अब हम अपने index.html के अंदर सिर्फ इतने पार्ट को, या हेडिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को एक बार के लिए हम स्टाइल करना शुरू करेंगे। यानी अपने कार्ड्स कंटेनर, अपने डिव कार्ड को हम एक बार स्टाइल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्ड कंटेनर की। कार्ड कंटेनर को हम करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से अभी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, पर थोड़ी सी देर में जब हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने एक्चुअली कार्ड्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों दिया है। अब एक बार कार्ड की स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। कार्ड की स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले तो हमें इसे एक विड्थ देनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें इसे, अभी अपने बॉक्स मॉडल के अंदर कितनी विड्थ दी हुई है। इसके बॉक्स मॉडल में जाए तो अराउंड 200 पिक्सल्स विड्थ है, 300 के करीबन इसको हाइट मिल रखी है यहाँ पर जैसे ही हम स्क्रॉल बाहर की तरफ करेंगे तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे अराउंड 150 पिक्सल्स के अबाउट विड्थ दे सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो इसकी विड्थ क्या हो गई, कन्फाइन हो गई। ये जो कार्ड की इमेज है इसको भी हम अलग से विड्थ दे सकते हैं। मतलब अगर हम कार्ड इमेज यहाँ पे जाके क्लास दे देते हैं इसे एक कार्ड इमेज, सेव। यहाँ कार्ड इमेज को हम विड्थ देने वाले हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, कार्ड इमेज बिल्कुल अपने पूरे के पूरे कार्ड की विड्थ में आकर समा गई है और इस तरीके का कार्ड लेआउट हमारे लिए क्रिएट होना शुरू हो गया है। हम इस कार्ड को एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं इसके एजेस को कर्व्ड बनाने के लिए। तो इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। लेट्स गिव इट 1 rem ऑफ बॉर्डर रेडियस, रिफ्रेश। इस तरीके से नीचे से कर्व्ड हो गया है, थोड़ा सा कम देते हैं 0.5 rem के इक्वल, तो थोड़ा सा कम कर्व्ड होगा। इसके साथ साथ इमेज ऊपर से ओवरलैप कर रही है हमारे कार्ड के बैकग्राउंड को, तो इमेज को भी हम सेम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो एक कंप्लीटली कर्व्ड हो गया। अब ये जो साइड से स्पेसिंग है, थोड़ी सी हमें स्पेसिंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से यहाँ पर ये एग्जैक्टली शुरुआत से शुरू नहीं हो रहा, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस है मेन स्पॉटिफाई के पेज पर। तो वो स्पेसिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये मेन कंटेनर है यानी मेन कंटेंट है, इसके अंदर जाकर हम ये स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर जाएंगे, मेन कंटेंट के अंदर हम लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग के अंदर टॉप के लिए पैडिंग 0 रखेंगे, अभी हम राइट से पैडिंग रखने वाले हैं अराउंड 1.5 rem, बॉटम से भी 0 एंड लेफ्ट से भी 1.5 rem। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैडिंग आ गई, तो थोड़ा सा बेटर एक लेआउट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम चाहें तो कार्ड को भी एक पैडिंग दे सकते हैं। इसे हर तरफ से एक पैडिंग दे देते हैं ऑफ 1 rem, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई। अब कार्ड वैसा वैसा दिखना शुरू हो गया जैसा हमारा ओरिजिनल स्पॉटिफाई का कार्ड है। एक और चीज़, ये जो हेडिंग है ऊपर वाली, इसे हम थोड़ा सा डार्क बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मतलब इसका फॉन्ट वेट हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मेन स्पॉटिफाई के पेज पर भी इसका जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा डार्क है एंड ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है साइज में एंड थोड़ा सा ओपेसिटी भी इसकी कम लग रही है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। कार्ड टाइटल के लिए हम इसका फॉन्ट वेट सेट कर देते हैं, लेट्स से टू 600
रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा डार्कर हो गया शेड में। अब इस वाले फॉन्ट को, मतलब ये इन्फॉर्मेशन वाले फॉन्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कार्ड इन्फो। इसके फॉन्ट साइज को हम सबसे पहले रख लेते हैं 0.5 रेम्स, रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया साइज में। साथ के साथ इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी डिक्रीज की जा सकती है, 0.5, रिफ्रेश, तो इस तरीके का ग्रेश सा हमें दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ट्रैक्स के बाद हम ऐड कर सकते हैं 3 डॉट्स, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से लगेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है एक लाइन जो क्लिक करने से अब खुलने वाली है। फॉन्ट को हम चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए वी कैन मेक इट 8.5 रेम्स, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। पर हम 2 लाइंस के अंदर चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके का हम टेक्स्ट लिख देते हैं इस पर। तो ये मेरा एक कार्ड तैयार है, ये मेरी हेडिंग हो गई, ये मेरा कार्ड हो गया। अब इसी सेम लेआउट को हमें कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल हेडिंग्स एंड कार्ड्स को क्रिएट करना है अपने मेन कंटेंट के अंदर। तो अपने index.html के अंदर जाकर ये जो हेडिंग एंड जो मेरे कार्ड्स कंटेनर तक वाला पार्ट है, यहाँ पर मेरा कार्ड्स कंटेनर आएगा। इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस कार्ड्स क्लास को हम यहाँ से हटा सकते हैं। कार्ड्स क्लास को हटा दिया एंड इस डिव को भी हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जो मेन कंटेंट था, मतलब ये वाली मेरी क्लास थी मेन कंटेंट के अंदर हमने स्टिकी नैव बनाया। स्टिकी नैव को एक बार क्लोज कर देते हैं, ये मेरा स्टिकी नैव बना एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दिया है अपनी हेडिंग एंड कार्ड्स कंटेनर। उसी तरीके से सेम लेआउट को थोड़ा सा इसे बेटर प्लेस कर देते हैं ताकि ज़्यादा रीडेबल बन जाए। हमने इसका बेसिकली पेरेंट हटा दिया है, थोड़ी सी एक स्पेस भी दे देते हैं लाइन की। ये मेरा एक सेट है मेरी हेडिंग और कार्ड्स कंटेनर का, इसको कॉपी कर लेंगे तो ये मेरा दूसरा सेट आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स मेक इट ट्रेंडिंग नाउ नियर यू, तो ये वाला सेक्शन हम बना सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ नियर यू। इसे कर लेते हैं सेव एंड अगेन रिफ्रेश, तो ये ट्रेंडिंग नाउ नियर यू का सेक्शन बन गया। इसमें भी मेरे पास ये कार्ड्स आ गए हैं। हम चाहे तो मल्टीपल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, सो लेट्स क्रिएट 3 कार्ड्स, सेव। यहाँ पर हम कार्ड इमेज 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस मेरे पास आ गई। अब ये जो मल्टीपल इमेजेस है, हमने क्या किया है, यहाँ पर कार्ड कंटेनर की जगह कार्ड्स कंटेनर होगा, रिफ्रेश। तो कार्ड्स कंटेनर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से सारे के सारे कार्ड्स जो इंडिविजुअली डिव्स हैं वो सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, पर अभी उनके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। प्रॉपर स्पेसिंग लाने के लिए हम इन सबको कुछ मार्जिन दे सकते हैं। तो कार्ड्स को मार्जिन देने के लिए हम सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1.5 रेम्स, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से थोड़ी सी स्पेसिंग जो है अच्छे से आ गई। अब हम एक और चीज़ चाहते हैं कि अब मान लेते हैं अगर किसी केस में हमारे पास 5 कार्ड्स हुए, लेट्स मेक इट 5। इसी कार्ड वाले डिव को पेस्ट कर देते हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। इमेजेस चेंज कर लेते हैं 2 3 4, इसको 5th इमेज बना देते हैं, इसको दोबारा से 1st इमेज बना सकते हैं, या फिर इसे हम 3rd 4th ही रखते हैं अभी के लिए। तो कौन सी इमेज मैंने यूज़ की है, कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4, दोबारा से कार्ड 3 एंड कार्ड 4 वाली इमेज यूज़ की है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, हमारी एक सिंगल लाइन के अंदर हमारे पास 5 कार्ड्स अवेलेबल है, बट ये वाले कार्ड इस वाले कार्ड से थोड़े से ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्क्वीज होकर छोटा हो गया है। अब इन कार्ड्स को अगर हमें और बेटर लेआउट में डिस्प्ले कराना है कि हम चाहते हैं इस तरीके के ये दिखें, हम चाहते हैं कि कार्ड का जो ओरिजिनल साइज है वो तो वो रिटेन करे, पर अगर ओरिजिनल साइज एक सिंगल लाइन के अंदर नहीं आ पा रहा है तो कार्ड्स नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएं। इस तरीके का लेआउट बनाने के लिए हम अपने कार्ड्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ अपनी जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं टू रैप। इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मल्टीपल कार्ड्स हैं तो अब वो मल्टीपल लाइंस पर रैप कर जाएंगे। तो डिस्प्ले रैप का काम होता है कि कार्ड्स को जितनी विड्थ चाहिए उतनी तो वो ऑक्यूपाई करेंगे, अगर मल्टीपल हैं तो मल्टीपल लाइंस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मार्जिन टॉप भी हम दे देते हैं क्योंकि ये कार्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मार्जिन टॉप दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ मार्जिन टॉप ऑफ 1 रेम, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे कार्ड्स का लेआउट क्रिएट हो जाएगा। एंड जब हम अपने स्क्रीन साइज को और छोटा करेंगे तो ये मल्टीपल लाइंस में चले जाएंगे। जब स्क्रीन साइज को बड़ा करेंगे तो मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे। इसको क्रॉस कर दिया, फुल स्क्रीन में एक बार में 4 कार्ड्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव टाइप लेआउट हमने क्रिएट कर लिया है। अब 3 कार्ड्स वाले लेआउट के हिसाब से हम और एक और लाइन ऐड कर सकते हैं फॉर आवर हेडिंग एंड कंटेनर।
इसे कर लेते हैं कॉपी एंड इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो लास्ट जो लाइन हम ऐड करेंगे वो अपने फीचर्ड चार्ट्स की होगी। इसको लिख लेते हैं फीचर्ड चार्ट्स। कार्ड्स के अंदर हम 3 कार्ड्स को क्रिएट करेंगे कार्ड्स कंटेनर में। ये मेरा फर्स्ट कार्ड हो गया, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड। इमेज कौन सी रखेंगे? इमेज रख लेते हैं, इमेज ऊपर हमने 4 तक यूज़ की थी, इसको कर देते हैं 5, 6 एंड ये दोबारा से हमारी कार्ड इमेज 1 रहेगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या आ गया? फीचर्ड चार्ट्स आ गया। ये टॉप 50 ग्लोबल, दूसरा टॉप 50 ग्लोबल, तीसरा टॉप 50 ग्लोबल। हम चाहें तो कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन या फिर कार्ड के जो टाइटल की इन्फॉर्मेशन है वो सब इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एग्जैक्टली नीचे तक हम नहीं देख पा रहे, यानी कार्ड के नीचे तक हम अभी के लिए देख नहीं पा रहे। तो उसके लिए एक जुगाड़ करते हैं, ऑल्दो इस जुगाड़ को हम अभी फिक्स कर देंगे थोड़ी देर में। हम क्या करेंगे, अपने मेन कंटेंट के अंदर बहुत सारी नेक्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं। इसे कर लेते हैं कॉपी, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी नेक्स्ट लाइन ऐड हो गई है। तो अब कार्ड्स कंटेनर को हम बिल्कुल नीचे तक देख पा रहे हैं। अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल कार्ड के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे लेट्स सपोज टॉप सॉन्ग्स इंडिया ये वाला कार्ड है, तो इसके अंदर क्या टाइटल है? टॉप सॉन्ग्स इंडिया। तो इस कार्ड के, ये कार्ड नंबर 6 है, यहाँ पर जा सकते हैं टॉप सॉन्ग्स एंड इसको कर देते हैं इंडिया, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई टू टॉप सॉन्ग्स इंडिया। इस तरीके से हम सारे के सारे कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन ऑन स्पॉटिफाई। बट वो निटपिकिंग ही हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने टाइम में बैठकर सारे के सारे कार्ड्स के टाइटल एंड उनकी इन्फॉर्मेशन को रीसेट करना है अकॉर्डिंगली कि जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर हमने कार्ड्स का एक लेआउट क्रिएट कर लिया। अब अगर हम मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर कार्ड्स के अलावा एक और चीज़ है। लास्ट में हमारे पास ये छोटी सी लाइन सी बनी हुई है, इस पर जाकर हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ नैव फुटर। फुटर क्या होता है, एंड में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उसको यूजुअली फुटर कहते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने डिव का नाम ही या नैव के अंदर फुटर नाम इसको दे रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस लाइन को क्रिएट करने के लिए हम जहाँ पर हमने ये ब्रेक लाइन यानी BR टैग लिखा था वहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेंगे जिसको हम नाम देंगे फुटर। अब फुटर के अंदर हम एक और डिव बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे लाइन। अभी के लिए क्या करेंगे, फुटर एंड लाइन को अगर हमें कुछ स्टाइलिंग सेट करनी है तो सबसे पहले फुटर के लिए एक हाइट कुछ सेट कर देते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ अबाउट 300 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अब मेरा फुटर नाम का डिव आ गया जिसकी हाइट अराउंड 300 पिक्सल्स के इक्वल है। हम चाहें तो हाइट को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 250 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, 200 भी काफ़ी होगा, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब फुटर के अंदर हमने एक लाइन नाम का डिव बनाया है। ये जो लाइन नाम का डिव है इसे हम चाहते हैं कि ये फुटर की एग्जैक्टली अबाउट 90% विड्थ ले ले और हाइट की टर्म्स में ये 30% हाइट ले ले। और हम चाहते हैं कि इसके पास अपना एक बॉर्डर हो। बॉर्डर टॉप इसे हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये मेरा लाइन नाम का डिव आ गया। यहाँ पर ये जो डिव आ रहा है ये मेरा लाइन नाम का डिव है। इसका सिर्फ टॉप वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो बेसिकली एक सिंगल लाइन हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। अब इस लाइन को हमें अच्छे से सेट करना है। तो पहले तो इसको एक ओपेसिटी दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ ओपेसिटी ऑफ 0.4, रिफ्रेश। तो ये पतली सी हो गई है लाइन अब मेरे पास। एंड इस पतली सी लाइन को अगर हमें नीचे की तरफ सेट करना है तो अपने फुटर को हम दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड इसके लिए अलाइन आइटम्स को हम कर सकते हैं सेंटर, सेव, रिफ्रेश। तो ये सेंटर पे हो गया एंड साथ के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी कर सकते हैं सेंटर, रिफ्रेश। तो क्या हो गई, लाइन मेरी सेंटर में आ गई। इस तरीके से हम अपनी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं स्पॉटिफाई पेज के लिए। हम चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर अगर हमें इस लाइन को ऐड करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हाइट बढ़ानी पड़ेगी। सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो क्या हुई, हाइट बढ़ गई। तो मेरा डिव क्या हुआ, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका टॉप ऊपर की तरफ आ गया। आई होप ये फंडा में समझ में आया होगा कि ये मेरा लाइन डिव है, इसकी हाइट जितनी बढ़ेगी क्योंकि हमने सिर्फ बॉर्डर टॉप दिया है तो वो टॉप उतना ही ऊपर की तरफ खिसकता जाएगा, मतलब मेरी लाइन उतनी ऊपर की तरफ खिसकती जाएगी। तो ये हमने इस लाइन को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ तक हमने सक्सेसफुली 2 कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लिया है। एक है मेरा ये साइड बार एंड दूसरा है हमारा नैव बार एंड साथ के साथ हमारा मेन कंटेंट। अब मेन कंटेंट के अंदर एक और चीज़ है, जब हम स्क्रॉल करते हैं एक चीज़ आप नोटिस करिए कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा कार्ड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कार्ड इन्फॉर्मेशन वाला, जब भी मैं स्क्रॉल करूंगी ना ये टेक्स्ट मेरे नेविगेशन बार मतलब इस बार के ऊपर आ रहा है।
स्टिकी नैव के ऊपर, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है इस नैव के कंटेंट के साथ। हम क्या चाहते हैं, ये जो मेरा स्टिकी नैव है ये पोजीशन में सबसे ऊपर की तरफ रहे। अगर हमारे पूरे के पूरे पेज का लेआउट है तो उनमें से सबसे ऊपर हमारा स्टिकी नैव दिखना चाहिए। तो इस तरीके से जब एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं और हमें किसी एलिमेंट को सबसे ऊपर दिखाना होता है तो उसके लिए हम z इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं। तो अपने स्टिकी नैव के ऊपर जाएंगे एंड इसके लिए हम अपने z इंडेक्स को किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा किसी को z इंडेक्स दिया नहीं है। इसे लेट्स सपोज वी गिव इट अ z इंडेक्स ऑफ 10। इसे करेंगे रिफ्रेश, और अब जब स्क्रॉल करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, कार्ड इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, यानी एक लेयर में नीचे की तरफ जा रही होगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। अब सक्सेसफुली 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ जो होगा हमारा म्यूजिक प्लेयर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने म्यूजिक प्लेयर के साथ, यानी ये जो बॉटम वाला पार्ट है इस पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्पॉटिफाई के म्यूजिक प्लेयर को देखें तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा ये वाला पार्ट, जिसमें बेसिकली हमारी जो एल्बम प्ले हो रही है वो दिखाई देती है, उसका नाम, उसका सिंगर एंड 2 आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, जिसमें हमारा प्रोग्रेस बार है एंड बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो प्लेयर है वो दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड पार्ट होता है हमारे कुछ कंट्रोल्स का, जिसमें ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, बेसिकली कुछ आइकन्स यहाँ थर्ड पार्ट के अंदर, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जब इसको स्क्रॉल करते हैं तो पूरा डिव हमें दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इनके अगर डायमेंशंस देखें तो ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है ऑलमोस्ट 25%, ये वाला पार्ट भी 25%, एंड जो मिडिल वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट आई कैन से 50% ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट ज़्यादा लंबा है एंड लेफ्ट और राइट वाले पार्ट थोड़े से छोटे हैं डायमेंशंस में। अब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम इस सेंटर वाले म्यूजिक प्लेयर को बिल्ड करेंगे। आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया गया है कि आपको ये लेफ्ट वाला एंड ये राइट वाला प्लेयर जो है इनको बिल्ड करना है। अब इन दोनों को बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी जो आइकन्स है वो आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों को बिल्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बीच वाला जो पार्ट है इसे हम बिल्ड कर रहे होंगे। एंड प्लीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो दोनों होमवर्क प्रॉब्लम्स है उनको कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि एक बार हमने देखकर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ देख कर या क्लास के साथ देख कर किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, वो बहुत अच्छी चीज है, बट उसके बाद हमारी खुद से चीजों को करने वाली आदत जो है वो तभी बनेगी जब हम एक्चुअली जाकर हैंड्स ऑन खुद से चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिख कर चीजों को देखेंगे। तब हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम एज अ डेवलपर चीजों को बिल्ड करते हैं, चाहे वो रेप्लिकेट करना, क्लोन बनाना ही क्यों ना हो, उसके अंदर हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। हमें एनालाइज करना पड़ता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल को देखते टाइम या लेक्चर को देखते टाइम हमें पहले से पता होता है कि हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। बट जब खुद से कुछ बनाना पड़ता है तो उस टाइम पर हमें सोचना पड़ता है कि इतनी सारी CSS के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, पर यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगी। तो इसीलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है तो। और अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या करना है, इस चीज़ को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्रीट करना है, इस चीज़ को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्रीट करना है, और ये बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी इमेज लगानी है, ये दोनों पैराग्राफ की फॉर्म में आप छोटे छोटे टेक्स्ट लिख सकते हैं, और ये 2 आइकन्स ऐड करने हैं। राइट साइड में आपको ये 5 आइकन्स ऐड करने हैं, और फिर हमारा जो एक इनपुट का टाइप होता है रेंज, जिसको हमने इनपुट एलिमेंट स्टडी करते टाइम पढ़ा था CSS में, उस रेंज को यूज करके ये स्क्रॉल बार हम थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा एल्बम का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा प्लेयर होगा, एंड तीसरा पार्ट हमारे कंट्रोल्स होंगे। तो ये है हमारा डिव फॉर म्यूजिक प्लेयर। यहाँ पे 3 डिव्स हम बनाने वाले हैं। एक हमारा एल्बम का डिव होगा, दूसरा डिव हमारा प्लेयर का डिव होगा, एंड तीसरा डिव होगा हमारा कंट्रोल्स का डिव। अब इसमें ये एल्बम वाला एंड कंट्रोल वाला डिव आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। हम बिल्ड करेंगे अपना प्लेयर वाला डिव। अब प्लेयर वाले डिव को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है ये वाला डिव जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 5 आइकन्स है, ये फर्स्ट आइकन, ये सेकंड आइकन, थर्ड आइकन, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से मल्टीपल आइकन्स है। ये है हमारे प्लेयर कंट्रोल्स, यानी प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से आइकन्स या कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास। एंड नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम प्लेबैक बार कह सकते हैं, या इसको हम प्रोग्रेस बार कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है हमारा जो भी गाना प्ले कर रहा है। तो 2 डिव्स हम बना लेते हैं, एक को बोलेंगे प्लेयर कंट्रोल्स एंड दूसरे को हम बोलने वाले हैं प्रोग्रेस बार या प्लेबैक बार, कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं। प्लेयर कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली 5 आइकन्स को एक के बाद एक एक सिंगल लाइन के अंदर डिव के अंदर ऐड करना है,
और प्रोग्रेस बार के अंदर हमें टाइम दिखाना है, एक तो ये मेरा करंट टाइम जो भी दिख रहा होगा, एंड ये लास्ट में टोटल टाइम। करंट टाइम मतलब अभी तक कितने टाइम पर हम आए हैं। करंट टाइम अभी 0052 सेकेंड्स है। यहाँ पर टोटल जो टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे 5 आइकन्स को ऐड करना है, सेकेंड लाइन के अंदर 2 टाइम्स आएंगे, करंट टाइम एंड टोटल टाइम, एंड बीच में आएगा मेरा एक इनपुट एलिमेंट ऑफ टाइप रेंज। तो इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। ये आइकन्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आइकन को ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। इमेज के अंदर इसका सोर्स लिख लेते हैं। एसेट्स के अंदर जाकर हमारा ये वाला प्लेयर आइकन 1 यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको एक क्लास भी हम दे सकते हैं साथ के साथ। लेट्स कॉल इट प्लेयर कंट्रोल आइकन। एंड इसी तरीके से हम 4 और आइकन्स को ऐड करेंगे। ये मेरा आइकन 2 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 3 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 4 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 5 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव। एंड प्रोग्रेस बार के अंदर मुझे क्या क्या क्रिएट करना है। प्रोग्रेस बार के अंदर एक तो मेरा करंट टाइम आएगा, फिर इनपुट टाइप रेंज आएगा, एंड उसके बाद दोबारा से मेरा टोटल टाइम आएगा। तो करंट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पैन बना लेंगे। स्पैन के अंदर अपना करंट टाइम लेट्स मेक इट 00 शुरुआत में, एंड इसे हम क्लास दे देते हैं करंट टाइम। एंड इसी तरीके से हम एक और क्लास बना देंगे, इसको कहेंगे टोटल टाइम। एंड इसके अंदर अभी के लिए 333 लिख देते हैं, 333। और यहाँ पर बीच में हम एक और अपना इनपुट टाइप बनाएंगे रेंज। तो इसे कह देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज। रेंज के लिए हम अपनी मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं 0, अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं हम 100। इनफैक्ट ये जो हम इनपुट टाइप रेंज बना रहे हैं इसको हम अपनी क्लास दे देते हैं प्रोग्रेस बार, क्योंकि इससे हमें प्रोग्रेस पता चल रही है। एंड इस बाहर वाले आउटर डिव को हम क्लास दे देते हैं प्लेबैक बार। इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे कर लेंगे जाके रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो गई हैं। ये हमारे आइकन्स आ गए हैं यहाँ पर, ये बड़े बड़े आइकन्स है, इमेज सारी की सारी बड़ी बड़ी हैं। तो इन चीज़ों को हमें रिसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम इन तीनों डिव्स को इनकी स्पेसिंग दे देते हैं, यानी अपने एल्बम वाला डिव, अपने प्लेयर वाला डिव और अपने कंट्रोल्स वाला डिव। तो style.css के अंदर जाएंगे, जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड इसके बाद हमारा जो एल्बम वाला डिव है उसे दे देंगे विथ 25%। उसी तरीके से हमारा जो प्लेयर डिव है इसे हम दे देंगे विथ 50%। एंड सिमिलरली हमारा जो कंट्रोल्स वाला डिव है इसे हम दे देंगे विथ 25%। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो अभी क्या हुआ, इक्वल विथ जो है डिवाइड हो गई। म्यूजिक प्लेयर को अगर खोल के देखें तो इतना पार्ट मेरे एल्बम का पार्ट है स्क्रीन के ऊपर, इतना पार्ट प्लेयर का पार्ट है, इतना पार्ट कंट्रोल्स का पार्ट है। हम डिज़ाइन करने वाले हैं स्पेसिफिकली इस प्लेयर को। अब प्लेयर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो अपने आइकन्स का साइज सेट कर लेते हैं। जो मेरे प्लेयर कंट्रोल आइकन्स हैं इनके लिए अगर साइज सेट करना है तो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हर किसी की जो इंडिविजुअल हाइट है इट इज़ अराउंड नियर टू 16 पिक्सल्स। तो अराउंड 1 रेम सबकी हम हाइट सेट कर सकते हैं। 1 रेम, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुए, यहाँ पर इस तरीके से आ गए। अब ये थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर गया है। ये मेरे आइकन्स आ गए हैं, 5 आइकन्स जिनको हमने प्लेस किया है। ये मेरा करंट टाइम आ गया है, ये मेरा टोटल टाइम आ गया है, एंड ये मेरा रेंज इनपुट आया है। इस तरीके से हम रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। एक टाइम पर अगर हम चाहते हैं कि एक वॉल्यूम लेवल बढ़े, यानी अगर मेरा टोटल जो टाइम है उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम चाहते हैं प्रोग्रेस बढ़े, तो वो 1 एट अ टाइम बढ़े, तो उसके लिए हम अपने प्रोग्रेस बार में स्टेप को सेट कर सकते हैं टू वैल्यू 1, सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या होगा, एक बार में एक ही वैल्यू जो है हमारी बढ़ रही होगी। अब यहाँ पर ये वाला टाइम जो मेरा करंट टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इसको चेंज कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं। एक बार आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लें तो आप एक्चुअली इस रेंज की वैल्यू को इंटरनल, जैसे जैसे रेंज के अंदर हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इस करंट टाइम को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वो चीज़ आपके लिए एज एन एडिशनल चीज़ हो जाएगी जब आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे। तो एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जितने फीचर्स हम बिल्ड कर रहे हैं उतने तो हैं ही, उसके अलावा आप चाहें तो एडिशनल फीचर्स और बिल्ड कर सकते हैं जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट या बाकी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम इन तीनों बॉक्सेस को अलग अलग जो बैकग्राउंड कलर है वो भी देकर देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अपनी एल्बम को पिंक बैकग्राउंड कलर दे दिया। हम ऐसा सा ही कुछ बैकग्राउंड कलर, लेट्स सपोज वी गिव इट एन
बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑरेंज एंड इसे हम दे देते हैं कौन सा बैकग्राउंड कलर, येलो या ग्रीन, इसे दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये वाला पार्ट होमवर्क है, ये वाला पार्ट होमवर्क है। हम बीच में बेसिकली चीज़ों को सेंटर करके देख रहे होंगे। अब सबसे पहले काम करेंगे अपने इस आइकन वाले डिव के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है, इसे जिसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, इसके जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। सेव, रिफ्रेश। तो क्या होगा, बीच में जितनी स्पेस होगी वो एडिशनल बीच में रह जाएगी कंटेंट के। एंड इसके अलावा अलाइन आइटम्स को कर देते हैं टू सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो आइटम्स क्या हो गए, सेंटर में जाके अलाइन हो गए। अब बात करते हैं अपने आइकन्स की। तो सबसे पहले प्लेयर कंट्रोल जो है उसे भी यही सेम 3 प्रॉपर्टीज हम देने वाले हैं, क्योंकि इंडिविजुअली जहाँ पर हमारे आइकन्स आ रहे हैं उसे भी हम सेम वैल्यू देंगे। यानी हमारा ये जो प्लेयर कंट्रोल्स है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, ये जो हमारे प्लेयर कंट्रोल्स हैं इनको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देने वाले हैं। इसे कर लेते हैं क्लास कंट्रोल, नहीं कंट्रोल्स हो जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरे आइकन सेंटर में आ गए। यहाँ पर स्पेस बिटवीन की जगह इसको भी हम कर देंगे सेंटर। तो क्या होगा, आइकन सारे के सारे सेंटर में आ गए। हम अब हर इंडिविजुअल आइकन को बीच में कुछ स्पेस दे सकते हैं, तो इन्हें कुछ मार्जिन दे देते हैं। लेट्स गिव देम अ मार्जिन फ्रॉम राइट हैंड साइड। मार्जिन राइट भी दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं। 2 रेम्स का अगर मार्जिन दे दिया तो इस तरीके से जो प्लेयर कंट्रोल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर अब चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जो है म्यूजिक प्लेयर का वो कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे आइकन्स जो हैं कुछ इस तरीके से आएंगे। अब इन आइकन्स के अंदर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा सेंटर वाला यानी ये वाला आइकन है, ये वाला बटन है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू दीज बटन्स। ऑल्सो ये बटन पहले से ही इसकी मैक्सिमम ओपेसिटी है, यानी स्क्रॉल करने से कुछ साइज बड़ा हो रहा है, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा नहीं हो रही। जबकि ये जो साइड वाले 2 आइकन्स है इन पर स्क्रॉल करने से इनकी ओपेसिटी बढ़ रही है। तो बाय डिफॉल्ट हम अपने प्लेयर आइकन्स की जो ओपेसिटी है वी आर गोइंग टू सेट इट अराउंड 0.7। तो ये थोड़े से क्या होंगे, कलर में डल हो जाएंगे। पर जैसे ही हमारे प्लेयर आइकन्स पर हम हवर करेंगे, जैसे ही हम इन पर हवर करेंगे वैसे ही क्या होगा, ओपेसिटी इनकी इंक्रीज हो जाएगी टू 1। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही हवर किया ओपेसिटी इंक्रीज हो रही है टू 1। और ये जो सेंटर वाला है इसे हम इनलाइन स्टाइलिंग की हेल्प से थोड़ा सा पहले से ही साइज में बड़ा कर देंगे। तो ये है मेरा थर्ड वाला आइकन। थर्ड वाले आइकन के लिए थोड़ा सा हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट एन इनिशियल ओपेसिटी ऑफ वैल्यू 1। सेव, रिफ्रेश। तो ये पहले से ही लाइट है एंड इसका हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो फॉन्ट साइज है लेट्स इंक्रीज इट टू 2 rem। सेव, रिफ्रेश। हमारे म्यूजिक प्लेयर के अंदर जाकर प्लेयर के अंदर हमारे प्लेयर कंट्रोल्स में जो हमारा थर्ड आइकन था, या ये क्योंकि एक इमेज है तो फॉन्ट साइज की जगह इसको हम एक हाइट दे देते हैं ऑफ 2 rems। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, साइज में अब बड़ा हो गया। अब ये बहुत सिमिलर सा लग रहा है जैसा हमारा स्पॉटिफाई का प्लेयर है, काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है। हम चाहें तो मार्जिन राइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 2 rems की जगह वी कैन मेक इट 1.75। रिफ्रेश। तो थोड़ा सा और पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्लेयर कंट्रोल एंड उसके आइकन्स को हमने सेट कर दिया है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, विच इज़ आर प्रोग्रेस बार। सबसे पहले तो प्रोग्रेस बार के लिए जो हमारा प्लेबैक बार है इसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि सारे आइटम्स को सेंटर में लेकर आ सके। तो प्लेबैक बार को डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। सेव, रिफ्रेश। अब उसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। हम अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स भी यहाँ पर अलाइन होकर आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें तो मेरा प्लेबैक बार इतना है, पर उसके अंदर मेरा प्रोग्रेस बार छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो प्रोग्रेस बार काफ़ी लंबा है एज कम्पेयर टू द कंट्रोल्स। तो हम अपने प्रोग्रेस बार को एक विड्थ दे सकते हैं। प्रोग्रेस बार को विड्थ दे देते हैं 70% के अराउंड। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, प्रोग्रेस बार हमारा विड्थ में थोड़ा सा बड़ा होकर आ गया। अब हम यहाँ पर एक एडिशनल और एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है अपीयरेंस। अपीयरेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हम सर्च करें जाकर तो वी कैन सर्च फॉर अपीयरेंस CSS MDN। तो अपीयरेंस प्रॉपर्टी का काम होता है कि वो किसी भी एलिमेंट के UI को, कि वो एलिमेंट कैसा दिखता है उसको कंट्रोल करती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने वेब पेज को खोल रहे हैं। जैसे जो हमारा बटन है, अगर हम एक बटन को क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपीयरेंस की वजह से एक स्पेसिफिक उसको बॉर्डर जो है उसके साथ वो अपीयर होता है।
वैसे ही हमारा जो रेडियो बटन होता है वो स्पेसिफिकली जैसा उसे डिज़ाइन किया गया है पहले से उन्हीं कलर्स के साथ या उसी तरीके का अपीयर होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं कुछ सेट प्रॉपर्टीज़ के साथ कि ये जो एलिमेंट है इसका यही कलर होने वाला है, इसकी यही विड्थ होने वाली है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहें तो उसे CSS के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है हमारा बटन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है जब भी हम एक बटन को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके की अगर प्री सेट चीज़ों को हमें हटाना है कि हमें पहले की कोई भी अपीयरेंस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी अपीयरेंस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं टू नन। तो ये जो मेरा प्रोग्रेस बार है, अभी ये प्रोग्रेस बार कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी इसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट आ रही है, इस तरीके से हम ये कर्व्ड है एजेस से। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये सेट प्रॉपर्टीज है। अगर हम जाकर इसको इंस्पेक्ट भी करें तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। इसकी अपीयरेंस प्रॉपर्टी है अभी सेट टू ऑटो, इसके कर्सर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट है, इसका कलर अभी सेट है, पैडिंग इसको कुछ दे रखी है, बॉर्डर इसको कुछ दे रखा है, मार्जिन दे रखी है 2 पिक्सल्स के इक्वल। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो इसके लिए ऑलरेडी सेट होती हैं हमारे पास, पर हम चाहते हैं वो सारी की सारी सेट वैल्यूज़ इसके लिए हट जाए। तो इसे हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए हम अपीयरेंस को सेट कर सकते हैं टू नन। जैसे हम अपीयरेंस को सेट करेंगे उसकी जो पहले वाली स्टाइलिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम की वजह से हमें दिख रही है वो सारी की सारी स्टाइलिंग गायब हो जाएगी। इसे अगर रिफ्रेश करें तो अब जो एक रेंज टाइप बिल्कुल रॉ फॉर्म में जैसा दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी इसके अपीयरेंस ऑटो से अब शिफ्ट होकर हो गई है अपीयरेंस नन। तो ये कुछ इस तरीके का अब हमें दिखाई देगा। अब हम इसके ऊपर अपनी पर्सनल स्टाइलिंग जो है उसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट कलर इज इक्वल टू वाइट, तो हम इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने वाले हैं टू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल पीछे का जो बैकग्राउंड है उसी पर ओवरलैप कर जाएगा। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये प्लेबैक बार जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, पर हम इससे शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसको करते चलेंगे। इसके अलावा इसके लिए हम इसका जो कर्सर है उसको सेट कर देंगे टू पॉइंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो कर्सर पॉइंटर सेट करने से क्या हुआ, जैसे ही हम इस पर आकर स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास हैंड वाला जो सिंबल है वो आ गया। इस हैंड वाले सिंबल की मदद से हम अपनी ये जो बॉल होती है जिसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बेसिकली हम अपना थंब कह देते हैं, तो इसको आगे पीछे अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टाइप का पॉइंटर आ गया। कर्सर क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सेट होता है कुछ इस तरीके से, पर हमने उसे चेंज कर दिया है कर्सर टू पॉइंटर, तो वो पॉइंट होकर आ रहा है। अगर पॉइंट नहीं करेंगे तो एरो ही दिखाई देगी हमें हमेशा। तो यहाँ पर कर्सर टू पॉइंटर ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने सीखा है। तो प्रोग्रेस बार के लिए इतने चेंजेस करेंगे। अब इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे क्योंकि ये वाला प्रोग्रेस बार इससे काफ़ी डिफरेंट है, इसमें तो लाइन भी दिखाई नहीं दे रही, तो और प्रॉपर्टीज हम सेट करने वाले हैं। अब इस पूरे के पूरे रेंज को स्टाइल करने के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। दिस इज द डॉक्यूमेंट। आप इस लिंक पर जा सकते हैं quarksmode.org blog एंड आर्काइव्स के अंदर ये हमारा स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग स्लाइडर्स है। ये जो बेसिकली पार्ट होता है जिसे हम स्लाइड करते हैं, इनपुट टाइप रेंज, इसको हम एक स्लाइडर कहते हैं। और स्लाइडर के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट के अंदर तो स्लाइडर के 2 पार्ट्स हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम ट्रैक कहते हैं, और ये जो सर्कुलर चीज़ होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, इसे हम अपना थंब कहते हैं। तो कैसे हम अपने ट्रैक को स्टाइल कर सकते हैं, कैसे हम अपने थंब को स्टाइल कर सकते हैं, तो थंब को जब भी हम एड्रेस करते हैं, यानी जब भी हम अपने डॉट को स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेबकिट स्लाइडर थंब यूज़ करते हैं। और जब भी हम अपने ट्रैक को स्टाइल या उसकी ट्रैक की CSS लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेबकिट स्लाइडर रनेबल ट्रैक यूज़ करते हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी वेबकिट स्लाइडर थंब और वेबकिट स्लाइडर रनेबल ट्रैक, ये दोनों हमारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं CSS के अंदर। यहाँ पर मेंशन भी है रिक्वायर्ड सूडो एलिमेंट्स, और ये ब्राउजर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सारे के सारे ब्राउजर्स पर वर्क नहीं करेंगे, कुछ कंपैटिबिलिटी इशू इनके आते हैं। पर अभी के लिए हम सिर्फ क्रोम पर फोकस कर रहे हैं, तो हम इनको यूज़ करने वाले हैं। एंड इनको यूज़ करके हम अपना जो स्लाइडर है, यानी जिसके अंदर हमारा थंब भी आ जाता है, जिसके अंदर हमारा ट्रैक भी आ जाता है, उसको हम स्टाइल करने वाले हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे स्लाइडर्स का CSS चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंट को जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। अभी के लिए आ जाते हैं ओरिजिनल अपने कोड पर। ओरिजिनल कोड के अंदर सबसे पहले अपने प्रोग्रेस बार के लिए हम स्टाइल करेंगे उसके ट्रैक को। तो लिख लेते हैं अपना प्रोग्रेस बार, जो सूडो एलिमेंट हम यूज़ करने वाले हैं, लगाए डबल कोलन, हम लिखेंगे वेबकिट स्लाइडर, यहाँ पर ऑप्शंस भी आ जाएंगे, स्लाइडर रनेबल ट्रैक। अब इस ट्रैक के लिए हमें कुछ कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश कलर हो जाए। ये जो कलर है दिस इज नॉट एग्जैक्टली वाइट, दिस कलर इज
ट्रिपल डी अगर करें, रिफ्रेश करें तो कुछ इस तरीके का कलर है, मतलब वाइट से थोड़ा सा डल, थोड़ा सा ग्रेइश जैसा कलर है। तो इस तरीके का कलर हमें चाहिए बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद इसे थोड़ा सा राउंडेड बनाने के लिए हम इसे एक बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हम दे सकते हैं 100 पिक्सल्स की। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, कर्व्ड हो गया कॉर्नर से। ये भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसकी हाइट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे एक हाइट दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 1 रेम, यानी 16 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया तो अब ये 16 पिक्सल्स है। थोड़ी सी और छोटी हाइट करनी है तो इसे 0.5 रेम्स दे सकते हैं। रिफ्रेश, तो ये अभी 0.5 रेम पे आया है। थोड़ा सा और पतला करना है तो 2.5 रेम दे सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो और पतला होकर 0.25 रेम्स पर आ गया। हम चाहें तो इसे और हल्का सा और थिन कर सकते हैं। लेट्स गिव इट 1.5 रेम। रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, 1.5 रेम्स पर आ गया। आई थिंक थोड़ा सा 2 ट्राई करते हैं टू मेक इट मोर सिमिलर। आई थिंक दिस सीम्स गुड। 0.2 रेम्स की हमने इसे हाइट दे दी है और अब ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। हमारा ट्रैक तो तैयार हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा थंब है ये अभी भी इस पर सेंटर्ड नहीं है, यानी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, इस थंब को हम स्टाइल करेंगे। थंब को स्टाइल करने के लिए दोबारा हम लिख सकते हैं अपना प्रोग्रेस बार एंड डबल कोलन, हम लिखेंगे वेबकिट एंड वेबकिट के बाद स्लाइडर। थंब को हम स्टाइल करने वाले हैं। थंब को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस है उसको हटा देते हैं। तो अपीयरेंस को कर देंगे नन। सेव एंड रिफ्रेश, तो अभी गायब ही हो गया है। अब इसको थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम शुरुआत से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए एक हाइट एंड विड्थ हम दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 16 पिक्सल्स। रिफ्रेश, एंड सिमिलरली हम इसे एक विड्थ देने वाले हैं 16 पिक्सल्स की। सेव एंड रिफ्रेश, उसके साथ में इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो हम इसे वही वाला, यानी स्पॉटिफाई वाला ये ग्रीनिश कलर इसको हम देने वाले हैं, विच इज़ 1BD760। तो ये वाला स्पेसिफिक ग्रीन है, स्पॉटिफाई ग्रीन। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास आ गया है, यानी मेरा जो थंब है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी ये क्या है, अभी ये स्क्वायर शेप में है। इसको राउंडेड अगर हमें बनाना है तो इसको एक बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 100% की। सेव, या 100 नहीं, सॉरी 50% की बॉर्डर रेडियस देंगे जब भी स्क्वायर को हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है। रिफ्रेश किया, इस तरीके का हो गया। हम चाहें तो यहाँ पर 16 पिक्सल्स की जगह वी कैन ऑल्सो मेक इट 1 रेम एंड सिमिलरली यहाँ पर 1 रेम। सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके का सर्कल हमारे पास आ गया। अब इसे थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए इसको हम एक मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप, नेगेटिव मार्जिन दे दिया तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। -6 पिक्सल्स दिया तो अब ये यहाँ पर सेंटर में करीबन जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम एक ग्रीन कलर का स्लाइडर टाइप बिल्ड कर सकते हैं जो स्लाइड करेगा एंड उसके बाद जो भी हमारे स्पॉटिफाई पर गाना चल रहा है उसको आगे पीछे कर सकता है। अब हम चाहें तो इसके अंदर और ज़्यादा एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो जितना पार्ट अभी कवर हुआ है सिर्फ उसी को हम ग्रीन कलर दें, ग्रीन बैकग्राउंड कलर दें। बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस किए जा सकते हैं, पर उतना ज़्यादा चेंजेस में हम नहीं जा रहे होंगे। बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल स्पॉटिफाई क्लोन। एंड इसके अंदर हमने शुरुआत से लेकर 3 कंपोनेंट्स को बिल्ड किया है। एक था हमारा साइड बार, उसके अलावा ऊपर का ये स्टिकी नैव हमने बिल्ड किया, अपने कार्ड्स को हमने बिल्ड किया है, लास्ट में फुटर हमने बनाया है और अपनी म्यूजिक प्लेयर को हमने डेवलप किया है, उस तरीके का UI दिया है। इसको इंस्पेक्ट करें तो कुछ चीज़ें इसमें जो है रिस्पॉन्सिव हैं। छोटा करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। हमारे कार्ड्स ओवरलैप होने की बजाय या साइज में छोटे होने की बजाय क्या करेंगे, रैप कर जाएंगे डिफरेंट लाइंस के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एक लाइन के अंदर हमारे मल्टीपल कार्ड्स भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी विड्थ है हमारे पास। तो इस तरीके से स्पॉटिफाई का हमने क्लोन बना लिया है। बस म्यूजिक प्लेयर के अंदर ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, ये आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया गया है। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगाना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। इस होमवर्क प्रॉब्लम को अभी के अभी बैठकर आपको सॉल्व करना है। एंड आई होप कि CSS क्लोन को बनाते टाइम हमने कुछ नई प्रॉपर्टीज सीखी हैं, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं एंड एक बेसिकली एक 0 से लेकर 100 वाला एक प्रोसेस सीखा है कि किस तरीके से एक वेबसाइट के लेआउट को, भले ही हमने उसे देख कर बनाया हो, पर किस तरीके से उसे बनाया जाता है। एक थिंकिंग प्रोसेस हमने सीखा है कि CSS की जो वेबसाइट्स हैं सबसे पहले उनकी डिजाइनिंग या लेआउट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब फर्स्ट टाइम स्पॉटिफाई की वेबसाइट देखी तो इसको हमने बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया एंड बॉक्सेस इज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव तरीका देता है चीज़ों को प्रिपेयर करने का। तो हमने बॉक्सेस की फॉर्म में जब हम अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है हमारे लिए अपने वेबसाइट को बनाने के प्रोसेस को। तो आपको भी कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करना है ना CSS के अंदर, चाहे हम
देख कर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको बॉक्सेस की फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, फिर उस बॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाने, छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअली कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, फिर उस पर ध्यान देना है। तो यही बेसिक तरीका होता है CSS एंड HTML को यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करने का।